जब रोहित ने वर्ल्ड कप जीता तभी उसने मुझे कहा था कि आपको मैं गुरुदक्षिणा दे रहा हूँ करके। सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा तो उसने वो दी थी वर्ल्ड कप जीतने के बाद। बिल्कुल। और उसके बाद भी जब चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे थे तभी भी उन्हें कहा था सर हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हैं। जिस लड़के को मैंने एज एन ऑफ स्पिनर देखा था वो दुनिया का सबसे वाइड बॉल बेस्ट बैट्समैन बन गया और उसने देश के लिए इतने ट्रॉफी जीत के लाए, सबसे बड़ी बात है। तो सर अब आते हैं आपकी द्रोणाचार्य अवार्ड की जर्नी पे। मेरे गुरु आचार्य उनको 1990 में मिला था द्रोणाचार्य, 1990 में, और एग्जैक्टली 32 साल के बाद मैं महाराष्ट्र में सेकंड द्रोणाचार्य था। यानी मेरे गुरु ने मुझे द्रोणाचार्य बनाया। बच्चों में आप क्या ऐसा देखते हो जिससे आपको लगता है कि ये बच्चे में टैलेंट है और ये क्रिकेटर बन सकता है अच्छे लेवल पे? मैंने क्रिकेट कभी कमर्शियल देखा नहीं है, ये मेरे लिए पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। तो उसकी वजह से ऐसे होगा कि मैं भी, भगवान ने मुझे कुछ तो थोड़ा एक दिमाग दिया है कि नहीं ये बच्चे के अंदर कुछ टैलेंट है और इसीलिए अच्छे बच्चे मेरे पास आते हैं। 2009 से लेके 2011 तक उसका उतना परफॉर्म नहीं होता, उसके वजह से उसका चयन नहीं हुआ था वर्ल्ड कप के लिए। तो मैंने कहा देख रोहित तू कितना टाइम दे रहा है, क्योंकि उस वक्त को बैंड्रा लेने गया था जी, थोड़ा टाइम कम दे रहा था क्रिकेट के लिए। तो मैंने उसको समझाया कि अगर तूने टाइम नहीं दिया क्रिकेट के लिए तो तू फंस जाएगा। तभी मुझे उसने कहा था सर मेरी गलती होगी लेकिन आज के बाद मैं इतना टाइम दूंगा क्रिकेट को। तो मुझे पता है कि आपने अगर देखा होगा 2011 के बाद जी, उसका जो रेशियो बढ़ गया वो नीचे आया ही नहीं, वो ऊपर ही चढ़ते गया। आपको क्या लगता है सर व्हाइट बॉल क्रिकेट कहाँ जा रहा है? टेस्ट मैच क्रिकेट कहा जाता है जी। T20 क्रिकेट को मैं क्रिकेट नहीं कहता हूँ। अच्छा, वो एंटरटेनमेंट है लोगों के लिए। This video is brought to you by Hell Energy, the bold, high-performance energy drink that fuels your hustle. Whether you're grinding at work, hitting the gym, or chasing your passion, Hell Energy keeps you going. Also, we would like to announce that Shreyas Iyer is the new brand partner of Hell Energy. So unleash the energy, unleash the hell. Now let's dive into the show. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ेंगे जो ना सिर्फ एक कोच हैं बल्कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। इनके हार्डवर्क, डेडिकेशन और एथिक्स की मिसालें पूरी दुनिया देती है। ये सिर्फ एक कोच नहीं है, ये सिर्फ एक मेंटोर नहीं है, लेकिन ये हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है और शायद ये सिर्फ अकेले ऐसे कोच हैं, गुरु हैं, जिनके खुद के कोच, खुद के गुरु भी एक द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता हैं। इन्होंने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बड़े बड़े क्रिकेटर्स दिए हैं और आज भी ये उतनी लगन और मेहनत से एक न्यू जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स को डेवलप कर रहे हैं। ये आगे भी भारत को एक से एक महान क्रिकेटर्स देने की कोशिश करते रहेंगे और जिसने रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर जैसे क्रिकेटर्स को इंडियन क्रिकेट को समर्पित किया है, उसके बारे में मैं क्या ही परिचय दूं। उनकी उपलब्धियां ही इतनी बड़ी हैं जो उनका खुद ही परिचय देती हैं। आइए मेरे साथ स्वागत करिए श्री दिनेश लाड जी का। हेलो सर, वेलकम। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स अ लॉट, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और आपके बारे में सब जानते हैं, आपकी उपलब्धियों के बारे में सब जानते हैं सर, लेकिन हम आज शुरुआत करेंगे आपके बारे में जानने से। हमें पता है कि दिनेश लाड जी बहुत बड़े कोच हैं, उन्होंने बहुत इंडियन क्रिकेटर्स को इंडिया के क्रिकेट को दिया है, समर्पित किया है, लेकिन हमें ये जानना है कि दिनेश लाड जी कौन है? दिनेश लाड जी कैसे कोचिंग में आए, क्या थॉट प्रोसेस था, उनकी क्रिकेट की जर्नी क्या थी, एज अ पर्सन वो क्या हैं? तो सर नमस्कार। बेसिकली कैसे था कि मैं एक माहिम में रहता था मेरे मामा के घर पे, बचपन से मेरा बचपन उधर ही गया था, तो गलियों में खेलता था। तो एक दिन अचानक मेरे सीनियर थे वहाँ पर, दिलीप खेड़ेकर करके मेरे पास आए, क्या गली में क्रिकेट खेल रहा है, चल तुझे मैं सर के पास ले। मतलब कौन सर? आचार्य सर। मतलब मैं खुश हो गया, मतलब चलो। और 10th हो गया था मेरा 10वीं के बाद, तो मुझे लेके गए सर के पास। सर ने मेरे पास देखा, फटी हुई ट्रैक पैंट पहनी थी, कैनवस के जूते थे, टी शर्ट पहना था। सर ने पूछा क्या करते हो? मतलब बॉलिंग और बैटिंग करता हूँ। मतलब ठीक है दिखाओ। बॉलिंग डाल के देखा, पहली बार लेदर बॉल हाथ में पकड़ा था मैंने, 1977 की बात है ये। सो सर इम्प्रेस हो गए, आ जाओ कल से। दूसरे दिन मैं गया, सेम सिचुएशन, वही ट्रैक पैंट, वही कैनवस शूज़। सर ने देखा मुझे, बोला ये शूज़ नहीं चलेगा क्रिकेट में, कैनवस शूज़ में कैसे बॉलिंग डालोगे तुम? सर से आपका मतलब है रमाकांत आचरेकर सर? अब रमाकांत आचरेकर सर, वाह, ऑल टाइम ग्रेट, जिन्होंने
कम से कम 12 टेस्ट क्रिकेटर ने इंडिया के लिए दिए और रमाकांत अजगर सर। सो उन्होंने बोला ये नहीं चलेगा, और बोला सर मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने अपने पॉकेट में से 400 रुपये निकाले, बोले ये 400 रुपये लो, जाके स्पोर्ट्स शॉप में जाके शूज़ लो। उस वक्त आर स्पाइक्स के शूज़ आते थे, अभी इंग्लिश स्पाइक्स, पहले इंग्लिश स्पाइक्स ज़्यादा पहनते नहीं थे, यार बड़े बड़े खाली क्रिकेटर ही पहनते थे। तो मैंने वो शूज़ ले लिए, गया सेम कपड़े, वही कपड़े। तो बोला कपड़े नहीं तुम्हारे? बोले नहीं सर। ठीक है, चौथे दिन गया, उन्होंने मेरे कपड़े दिए, बोले ये कपड़े लेके अल्टर करो। क्या बात। कपड़े। तो मेरी जर्नी वही से स्टार्ट होगी 1977 में। देन 3 साल में सर के पास गया था। अनफॉर्चुनेटली मेरी सबसे बड़ी गलती उस वक्त होगी कि मैंने सर को छोड़ा उस वक्त, क्योंकि घर की परिस्थिति बहुत इतनी ख़राब थी, जॉब करना था, जॉब नहीं मिल रहा था। तो किसी ने कहा कि दूसरे क्लब में जाओ, तुमको वहाँ से जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। तो मैं फिर MIG क्रिकेट क्लब को खेलने चालू किया 1979 में। सबसे मेरी बड़ी गलती थी, मैं ये अभी नमूद करूँगा ये चीज़। उसके बाद फिर चालू हो गया, तो कोलगेट में मुझे जॉब लगा 1979 में। कोलगेट में मैंने सुबह ऑफिस जब मेरे काम करना, उसके बाद शाम को प्रैक्टिस, ऐसे उधर इतने स्पोर्ट्स कल्चर नहीं था, बट जॉब मिल गया था। तो 1982 में मेरे फ्रेंड है दिलीप मयकर करके, वो मेरे पास आया, बोला अरे रेलवे में जॉब मिल रहा है, आ रहा है क्या? मैं ठीक है आता हूँ। और उस वक्त मुझे पता है कि मुझे कोलगेट में 850 रुपये मिलते थे पेमेंट, और रेलवे में मुझे 435 रुपये मिलने वाले थे। लेकिन क्रिकेट खेलना था, और मेरे दोस्त भी थे वहाँ पर, क्लास 4 एम्प्लॉय करके हमको जॉब मिल रही थी। तो गए, हमने उनको पूछा, इंटरव्यू में खाली पूछा कि आप क्या करते हो? बोले ऑलराउंडर है। अच्छा बताइए कि इंडिया का 1 डाउन बैट्समैन कौन है? मतलब गुंडप्पा विश्वनाथ। ठीक है, यू आर सिलेक्टेड। ऐसे हमें इंटरव्यू हो गई थी उस वक्त। बहुत हंसी आ रही है अभी मुझे। सो हो गया, हमारे मेडिकल में जाने को कहा कि उस वक्त हमारे वहाँ पर। और एक मैं बात करना चाहता हूँ कि सर के बाद जब मैं गया तभी 7 रुपीज़ फीस थी। अच्छा सर 7 रुपये उस 1970 से, बट वो भी पैसे नहीं थे हमारे पास भरने के लिए। तो सर ने हमसे कभी फ़ीस ली नहीं, मैं ही नहीं बट बहुत सारे बच्चों से सर ने फ़ीस नहीं ली। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट सर के पास कोचिंग ले रहे थे। देन जब मैं रेलवे में आ गया, मेडिकल में जाना था, मेडिकल के लिए 11 रुपये भरने थे, पैसे ही नहीं थे 11 रुपये। तो हमारे जो सर थे वहाँ के, मनोहर सुरवे सर करके, तो उन्होंने पॉकेट से पैसा निकाले, ले 11 रुपये, जाके मेडिकल जाके देखे आप। तो वैसे मेरा क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हो गया रेलवे में फिर। बट उसके बाद 1982 में मैंने जॉब ज्वाइन किया रेलवे में। तो 85 में ऐसे हो गए कि शादी हो रही थी, और पेमेंट तो इतनी नहीं थी, क्लास 4 एम्प्लॉय था, इतनी पेमेंट भी नहीं मिल रही थी। तो उस वक्त हमें एक चांस मिला कि ऑन ड्यूटी बाहर जाना, उसमें हमें ओवर टाइम मिल रहा था, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा था। तो मैं बोला यार पैसे तो मिलेंगे, वो एक मोटिवेशन तो होता ही होगा। हाँ, तो पैसे तो इतने मिलेंगे। तो मैंने क्रिकेट स्टॉप कर दिया मैंने उस वक्त 85 में। 3 ही साल में वेस्टर्न रेलवे को खेल रहा था, उसके बाद मैंने स्टॉप करके वो मैंने ज्वाइन किया। 3 साल ऑलमोस्ट मेरा उधर गया, 3-4 साल, यानी 85 से 89 तक मैं क्रिकेट ही बंद हो गया था मेरा, ऑलमोस्ट खेल ही नहीं रहा था मैं। लोकल क्रिकेट कभी खेला तो ऐसे मैचेस खेले तो। फिर 1990 में मुझे फिर से मेरे दोस्त मेरे पीछे लगे, अरे आजा तू क्या कर रहा है, तू वापस ज्वाइन कर क्रिकेट खेलना चालू। तो फिर वापस मैं रेलवे की टीम में खेलने चालू हो गया, यानी लोअर डिवीज़न टीम में, यानी जो बी डिवीज़न क्रिकेट हम लोग खेलते थे टाइम शील्ड के लिए। उसके बाद 1993 में एक ऐसी बात होगी कि मेरे दोस्त नितिन परोलेकर, वो भी मेरे साथ ही खेलता था, रेलवे में ही था। तो उसने मुझे बोला कि यार तू कोचिंग करेगा क्या? मतलब पागल है क्या तू, कोचिंग? मुझे क्या आता है कोचिंग वगैरह? मैं तभी 32 ईयर्स का था। मतलब नहीं यार कोचिंग मेरे को नहीं आता, मेरे को क्या कुछ नहीं यार, खाली कैच प्रैक्टिस देने का है। क्योंकि उस वक्त कैसे था कि बहुत सारे जगह पे कोचिंग कैंप्स रहते हैं अप्रैल में, और उनको कोचेस चाहिए होते 1.5 महीने के लिए। तो मैंने हाँ ना किया। तो और अभी मैं ये बात बता सकता हूँ कि हमें हावड़े मिलता था उस वक्त स्पोर्ट्स कोटा में होने के वजह। तो मैं बोला चल यार हाफ डे मिल रहा है तो घर पे, तो ऐसे भी जाके घर पे ही जाते हैं हम लोग, किधर ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करते। बोला चल चांस ले लेते हैं। तो मैंने चालू किया उधर प्रबोधन गोरेगांव में अप्रैल मई का। तभी ऑलमोस्ट हम लोग 18 कोचेस थे। अच्छा।
उस वक्त वो कैम्प में 1.5 महीने का 550 रुपीज़ मिला मुझे। 1.5 महीना हो गया, 31 मई में फंक्शन हो गया, हमको पॉकेट दे दी दिया 550 रुपये का। मैं बाहर निकला था, इसमें मैं वहाँ के प्यून आ गए, मुझे बोला अरे आपको सेक्रेटरी साहब ने बुलाया है। बोला क्यों, पता नहीं। ठीक है, दोस्त को बोला मैं जाके आता हूँ। मैं गया तो सेक्रेटरी ने कहा कि मिस्टर लाड आप रेगुलर कोचिंग करोगे। मेरे लिए तो शॉकिंग था, मैंने क्या किया था इतना रेगुलर कोचिंग के लिए, मुझे मेरे पास तो डिग्री नहीं, कुछ था ही नहीं। क्या बात। तो बोले अरे करोगे क्या। मतलब मैंने दोस्त को बुझा रहे यार, मेरे को रेगुलर बुला रहे, 1150 रुपये कुछ मंथली पेमेंट, सैटरडे यानी ट्यूसडे से फ्राइडे तक 3:30 to 5 o'clock, 1.5 घंटा रोज। तो दोस्त बोला करना, क्या गया है, बुला रहे तो कर। और फिर मेरा वहाँ पर जर्नी स्टार्ट हो गया कोचिंग का। एक्सीडेंटली मैं कोचिंग में आ गया, मैं कभी डिसाइड नहीं किया था कोचिंग वगैरह करना। तो ये मेरे लाइफ में एक्सीडेंट ही था, वो अच्छा एक्सीडेंट था मैं कहूँगा, उससे मेरा नुकसान नहीं हुआ, उल्टा मेरा फ़ायदा होगा ऐसे मैं कह सकता हूँ अभी। सो बाद में चालू हो गया। फिर 1995 में जिस स्कूल को मैं 30 साल से कर रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल गोराई जी, उस स्कूल को मैंने चालू किया क्रिकेट। वो भी ऐसे हो गया कि मेरा बेटा सिद्धेश वो 2.5 साल का था, अभी मुझे पता भी नहीं था कि मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा क्या बने, मुझे उस वक्त कि 2.5 ईयर्स का था। तो देखिए उन्होंने इंडिया रिप्रेजेंट कर दिया। सो कि फिर मुझे बुलाया उन्होंने कि नहीं, सिद्धेश का फर्स्ट डे था स्कूल का, और 1995 स्कूल चालू हो रही थी। तो फर्स्ट डे में सब पेरेंट को अलाउ किया था कि आप बच्चों को लेके आओ, कि बच्चे रोते हैं ना, 2.5 साल के बच्चे, छोटे बच्चे हैं तो हाँ। छोटे। तो मेरी वाइफ गई थी उस वक्त, तो उस वक्त ऐसे हो गया कि 35 बच्चे थे क्लास में, 34 बच्चे रो रहे थे, पूरा आवाज़ हो रहा था, अच्छा। रोने का आवाज़। और एक ही लड़का था जो मज़े कर रहा था सिद्धेश। आपका सुपुत्र है, हाँ। आपका बेटा। तो गोरा गोरा है, आपको तो पता है। जी, तो उस वक्त वो स्कूल के जो ओनर थे योगेश पटेल जी, वो राउंड पे थे। तो उन्होंने देखा अरे सब रो रहे हैं, बच्चा ये तो कौन है, कौन है हीरो। तो उन्होंने पूछा, तो वाइफ ने कहा कि मेरा बेटा है। तो इसके पापा क्या करते, सब ऐसी बातें हो गई। सेकेंड डे मैच छोड़ने गया था, जब मैं छोड़ने गया तभी गेट से आवाज़ आ गई, गेट के अंदर से आवाज़, हाय सिद्धेश। मतलब सिद्धेश को एकदम सेकेंड डे में स्कूल में कौन पहचानने लगा एकदम, क्या बात। हाय सिद्धेश करके। तो मैंने देखा तो सामने ही वो योगेश पटेल जी खड़े थे। तो मैंने मेरी इंट्रोडक्शन दी उनको, मैं कोचिंग करता हूँ प्रबोधन रेलवे में खेलता हूँ मैं, ऐसे करके इंट्रोडक्शन दिया। तो ऐसे बातें करते करते मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हम लोग स्कूल के लिए कुछ क्यों नहीं क्रिकेट चालू कर सकते हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टेड थे, उन्होंने बोला ठीक है सर चालू करते हैं। हालांकि मैं स्कूल क्रिकेट भी खेला ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था हैरिस शील्ड, गाइल शील्ड वगैरह, ये यानी मैं खेला ही नहीं था खुद। सो फिर हमने चालू किया। मैं चालू करने के टाइम इनाग्रेशन में मैंने प्रवीण, मुझे जूनियर है प्रवीण आमरे, 4 साल, क्योंकि वो भी सर का स्टूडेंट है। जी जी। तो प्रवीण को मैंने फ़ोन किया, मतलब प्रवीण यार मैं स्कूल में क्रिकेट चालू कर रहा हूँ, तो ओपनिंग को आ जाएगा क्या। प्रवीण ने इमीडिएट कहा अरे आता हूँ ना मैं, नो प्रॉब्लम। तो प्रवीण आया, हमने नारियल वगैरह फोड़ के चालू कर दिया क्रिकेट। और बिल्डिंग के 4 माले हो गए थे और 2 फ्लोर होने थे बाकी थे। डैमरेज वगैरह पड़ा था ग्राउंड के अंदर, छोटा ग्राउंड है स्कूल का। वैसे हमने उधर ही चालू कर दिया, फिर खाली कैचेस देना, ये करना, कुछ नहीं, प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं। तो उस वक्त हैरिस शील्ड, गाइल शील्ड हमने एंट्री नहीं मिले थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कैसे एंट्री कर देना है क्या नहीं। तो उस वक्त हमने कुछ खिंचाड़ा ट्रॉफी रहते सबब के लिए, उसमें एंट्री दी। पहली मैच हम लोग एक ही मैच खेले उस वक्त, और हमारे सामने 45 ओवर्स में 550 रन किए सामने के स्कूल ने। वाह। और हम लोग 180 में ऑल आउट हो गए, ख़त्म हो गया उस साल का क्रिकेट ही ख़त्म हो गया। अच्छा। फिर 97 में मैंने ये चालू किया हैरिस शील्ड, गाइल शील्ड के लिए। और उस वक्त कैसे था कि मैं प्रबोधन में कोचिंग करता था ना, तो प्रबोधन के कुछ बच्चे मैं स्कूल में उनके पेरेंट को कन्विंस करके मेरे स्कूल में आ रहा हूँ। और 1997 में उसी स्कूल का, हमारे स्कूल का एक लड़का मुंबई के लिए अंडर 14 के लिए सिद्धार्थ शर्मा करके एक लड़का सिलेक्ट हो गया। यानी हमारे बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि नई स्कूल से डायरेक्ट मुंबई के लिए सिलेक्ट हो रहा है बच्चा। क्या बात। फिर वो खेला, मुंबई के लिए अंडर 14 खेला। लेकिन मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, मेरे कोचिंग का टर्निंग पॉइंट 1998
हुआ। इसका कारण मैं ये बताता हूँ कि हम लोग शारदाश्रम के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे। शारदाश्रम द बिगेस्ट टीम थी, यानी पूरे मुंबई में उनका ही बोलबाला था। सो हम लोग मैच खेल रहे थे, प्री क्वार्टर फाइनल मैच थी, हम लोग वो मैच जीत गए। वाह, अगेंस्ट शारदाश्रम। क्या बात। पहली सबब की टीम थी जिन्होंने शादाब को अलग, और सबसे बड़ी मैं इसके लिए ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी मेरी यानी टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ का ये हो गया, मेरे बाजू में मेरे गुरु बैठे थे। ओह, शारदाश्रम के कोच आचार्य सर ही थे। करेक्ट। उन्होंने मेरे पीठ पे ऐसा हाथ रखा, वेल डन, ये बात निकली, वेल डन उनके मुंह से जो बात निकली, वहाँ से मैं पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं आज तक, ऐसे मैं कहूँगा। हाँ, और वो ये कहा जाता है कि वो बहुत बार वेल्डन नहीं बोलते थे, मतलब उन्होंने वेल्डन अगर बोल दिया तो मतलब सर्टिफिकेट आ गया। यस डेफिनेटली, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया, मेरे कोचिंग के लाइफ का टर्निंग पॉइंट। जी हाँ। अगर उन्होंने वेल्डन उस वक्त नहीं कहा होता तो मैं कोचिंग में इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेता, और उस वक्त से उसके बाद मैंने बहुत कोचिंग में इंटरेस्ट लेना चालू किया। फिर क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त आपने ये जर्नी हमें नरेट की। तो सर, कोचिंग की शुरुआत आपने की, इतना बढ़िया सब रहा, चैलेंजेस भी आए होंगे बहुत बीच में, इतने साल से आप कर रहे हैं, कुछ ऐसे शुरुआती चैलेंजेस हमें बताइए जो आपको लगा कि अब यार मैं कहाँ फंस गया, मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी आपको फीलिंग आई शुरुआत के कुछ सालों में? नहीं, कभी ऐसी फीलिंग नहीं है मुझे, कभी नहीं लगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरे गुरु ने मेरे पीठ पे हाथ रखा, वहाँ से मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। अच्छा। मैं बढ़ते गया, तो इसके लिए मैं कहता हूँ ना कि मेरे लाइफ में मैंने इतने अच्छे क्रिकेटर मुझे मिले मेरे लाइफ में, कि कोचिंग इसमें आने के बाद जो स्कूल को मैंने किया, वहाँ के ऑलमोस्ट आज तक ऑलमोस्ट 98 to 99 बच्चे मुंबई स्टेट के लिए डिफरेंट एज ग्रुप में खेले अब तक। वाह। और उसमें से कोई रणजी ट्रॉफी खेले, कोई इंडिया के लिए खेले, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मेरे लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए नहीं, ऐसे मुझे लगता नहीं कि मुझे चैलेंजेस ऐसा आना। हालांकि देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत अच्छे कोच है, बहुत टैलेंट, बहुत उनको ये है कि इन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर्स, आपने ये भी कहा कि इंडिया के लिए क्रिकेटर्स हैं, लेकिन मैं ये कहना आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि क्रिकेटर्स मैंने दिए नहीं है, क्रिकेटर्स वो बन गए, मैंने किसी को बनाया नहीं है। हाँ, मेरा विजन था, मुझे पता लगता था कि ये बच्चे के अंदर कुछ तो टैलेंट है, मैं वो पेरेंट को एडवाइस करता था इसको किस स्कूल में डालो, क्योंकि जो स्कूल में करता हूँ उस स्कूल को आपको डालना पड़ेगा, और वो स्कूल के ही बच्चे आगे जाके अच्छे क्रिकेटर बने, यानी उनके पास टैलेंट था। सिर्फ मेरा एज अ कोच मेरा खाली गाइड करना उनको था, छोटी छोटी बातें बताना था, उनके पास टैलेंट था, उसके लिए वो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बन गए भाई। सर, ये बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि आप सही में बहुत बड़े गुरु हो बच्चों के लिए। इतना सब करने के बाद भी अगर आप ये सारा श्रेय उनको ही दे रहे हो, क्योंकि उनके टैलेंट को दे रहे हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसा आपने उनके डायरेक्शन को, उनकी पर्सनालिटी को, उनके क्रिकेट खेलने के तौर तरीके और सोचने के तरीक़ों को शेप अप किया है, वो एक गुरु ही कर सकता है। लेकिन ये आपकी ह्यूमिलिटी है, ये आपकी काइंडनेस है कि आप आज भी अपने बच्चों को, सबसे ज़्यादा अपने जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने मेंटोर किया है, उनको ही आप एक क्रेडिट देते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है सर। एंड मुझे ये बताइए सर कि आजकल आपकी कोचिंग की शैली कैसी है? आप आज भी कोचिंग देते हो, और आपका फोकस जहाँ तक मुझे पता है छोटे बच्चों पे बहुत रहता है, क्योंकि मेरा ऐसा, मैंने जितना आपको ऑब्जर्व किया है, मैंने ऐसे, और बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि आप शायद बेसिक्स पे इतना ध्यान देते हो, क्योंकि शुरुआत के कुछ सालों में क्रिकेटर्स अगर अच्छा सीख जाएं तो उसके बाद उनको डायरेक्शन प्रॉपर जल्दी मिलता है, और ऑफ कोर्स उनका गेम भी बहुत ज़्यादा निखरता है। तो आपकी कार्यशैली आज भी वैसी ही है? क्योंकि क्रिकेट तो बहुत चेंज हुआ है सर, आपने भी देखा है कि क्रिकेट आप तो 80s से 90s से देखते हुए आ रहे हो क्रिकेट को, कैसा चेंज हुआ है, क्रिकेटर्स चेंज हुए हैं, उनके खेलने के तौर तरीके चेंज हुए हैं। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? आपकी कार्यशैली आज भी वैसी है या आप समय के साथ आपने भी अपनी कार्यशैली को? नहीं, मैं मेरे लाइफ में कभी, जब तक मैं कोचिंग में हूँ तब तक मैं चेंज नहीं करूँगा। क्या बात? क्रिकेट वही है, क्रिकेट में चेंजेस कुछ नहीं है, खाली शॉट्स अलग अलग आ गए, जो एंटरटेनिंग शॉट्स है उसको मैं क्रिकेट नहीं बोलता हूँ। अच्छा। जो शॉट्स खेले जाते हैं, जो रिवर्स स्वीप मारते हैं या ये स्कूप करते हैं, वॉटेवर जो भी करते हैं, क्रिकेट देखने को मज़ा आता है जब बच्चा कवर राइज करता है, जब
सचिन तेंदुलकर जब स्ट्रेट ड्राइव को मारता था जी। तभी अरे व्हाट शॉट करके आवाज आती थी। ये शॉट को कोई बोलते नहीं, ये तो एंटरटेनमेंट है। रिवर्स स्वीप मारते एंटरटेनमेंट कहा जाता है, बट जब इस कवर ड्राइव मारते हैं, अभी रोहित कवर ड्राइव, विराट कोहली कवर ड्राइव मारता है, जो रूट कवर ड्राइव मारता है, तो लोग कहते हैं अरे व्हाट शॉट यार, ये मुंह से आपके बात निकलते हैं। या तो रोहित पुल करता है उसको शॉट कहा जाता है, या तो स्ट्रेट छक्के मारे जाते हैं उसको शॉट्स कहा जाता है। तो वही है क्रिकेट, वही है क्रिकेट में चेंजेस कुछ नहीं, मैं तो यही कहूँगा। और मेरा वही क्रिकेट कोचिंग होने वाला है। और मैंने जैसे कहा ना कि टैलेंट बच्चों में रहता है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत गाइड करना पड़ता है। वो बच्चा अगर फोकस रहे, पेरेंट का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि पेरेंट को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल के पेरेंट को अगर बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर इधर उधर भाग जाते हैं। फिर ये अभी मेरे जैसे कोच के पास अगर कोई बच्चा है, अगर वो बच्चा अगर सिलेक्ट नहीं होता है तो दूसरे कोच के पास भेजते हैं। ये गलत चीज़ें होती है फिर वो बच्चे के लिए, क्योंकि एक कोच के अंडर अगर बच्चा शुरू से बचपन से होता है, दूसरे कोच के पास जाने का डिफरेंसेस तैयार हो जाती है। क्योंकि बेसिक्स जगह आपका अच्छा होता है ना, तो आगे देखने की ज़रूरी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि 19 के बाद किसको कोचिंग की ज़रूरत है ही नहीं है, 19 एज के बाद, क्योंकि वो बच्चा ऑलरेडी तैयार हुआ होता है, उसके बेसिक स्ट्रांग होने। क्योंकि 12 साल से लेके 14-16 साल तक ना आपका बेसिक स्ट्रांग करना जरूरी रहता है। जब आप बेसिक स्ट्रांग करोगे तो आगे जाके आपको ज़रूरी नहीं कि उसको कुछ क्रिकेट सिखाना है, छोटी छोटी बातें सिखानी पड़ती है। तो यही मैं कहूँगा कि मेरी क्रिकेट की शैली वही है, मैं तो कभी चेंज करने वाला नहीं हूँ। नहीं, आपको उससे रिजल्ट्स भी बहुत ही ज़बरदस्त मिले, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये सबके सामने विजिबल भी है, जिस तरह के रिजल्ट्स आपको आपकी कार्यशैली से मिले हैं, आपकी क्रिकेट कोचिंग की शैली से मिले हैं। तो बच्चों में आप क्या ऐसा देखते हो जिससे आपको लगता है कि ये बच्चे में टैलेंट है और ये क्रिकेटर बन सकता है अच्छे लेवल पे? क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपके पैरामीटर्स होंगे जो आप बच्चों में देखते होंगे जब वो आपके पास क्रिकेट को लेके आते होंगे कि आप मेरे कोच बनेंगे क्या? बेसिकली ये मैं अगर कहूँगा तो लोग बोलेंगे अपना बड़प्पन कर रहा है, कुछ ये कर रहा हूँ। ये मैं बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने क्रिकेट कभी कमर्शियल देखा नहीं है। ये मेरे लिए पैशन है, प्रोफेशन नहीं है। तो उसकी वजह से ऐसे हुआ कि मैं भी, भगवान ने मुझे कुछ तो थोड़ा एक दिमाग दिया है कि नहीं, ये बच्चे के अंदर कुछ टैलेंट है, और इसीलिए अच्छे बच्चे मेरे पास आते हैं। भगवान ही मेरे पास भेजता है, ऐसे मैं कह सकता हूँ ये चीज़ें। बिकॉज कि मैं देखता हूँ बच्चे का खड़ा रहने का स्टाइल, मैं बेसिकली 8 साल 9 साल के बच्चे ही ज़्यादा चूज़ करता हूँ। अच्छा। जो बच्चे मेरे पास 7 साल रहे, 8 साल रहे, जो अंडर 14 तक आके अपने स्टेट टीम के लिए सिलेक्ट हो, या अंडर 16 में अपने स्टेट टीम के लिए, या तो अंडर 19 के लिए जी। ये वेटिंग गेम है। ऐसे नहीं कि आप अंडर 14 में नहीं खेलते हो, अंडर 16 में नहीं खेलते हो कि आप अंडर 19 में आ नहीं सकते हो। बेसिकली सबसे पहला क्रिकेट चालू होता है अंडर 19 में आने के बाद, यानी वो भी आप जब भी 18 साल के होते हो तभी एक्चुअल क्रिकेट चालू होते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब सचिन 16 साढ़े 16 साल में जब उसने डेब्यू किया था, तभी हर पेरेंट क्रिकेट में डाल रहे थे, और हर पेरेंट को चाहत होती थी कि मेरा बच्चा तेंदुलकर बने। लेकिन तेंदुलकर 100 साल में एक ही तेंदुलकर जन्माया जाता है। अभी आप देख रहे हो वैभव सूर्यवंशी, मैंने देखा वो बच्चों को, बहुत ही हाईली टैलेंटेड लड़का है, लेकिन ऐसे बच्चे रेयर पैदा होते हैं। ये नेचुरल चीज़ है, ये किसी सिखाई हुई चीज़ नहीं होती। जैसे सचिन, वैभव, जैसे अभी आयुष मात्रे करके एक लड़का नया आया मुंबई के लिए, यशस्वी जायसवाल, ये अच्छे टैलेंटेड लड़के हैं। आयुष तो बहुत जल्दी आईपीएल में भी सिलेक्ट हो गए। अभी शर्मा भी हमारा जो लेफ्ट हैंडर जी जो बैटिंग कर रहा है, वो भी एक हाईली टैलेंटेड है। ये रेयर आते हैं ऐसे, उनको गॉड गिफ्टेड बोल सकते हैं हम लोग। जैसे रोहित भी गॉड गिफ्टेड ही था, मैंने रोहित को सिखाया नहीं, रोहित के पास टैलेंट था, रोहित अच्छा ही टैलेंटेड था। सिर्फ हाँ एक था कि जब मैंने रोहित को देखा 1999 में, जब हमारे अगेंस्ट खेल रहा था, वो भी अप्रैल में मैं कैंप में ही था तभी उधर बोरोली में, और उस वक्त हमने कुछ उन्होंने मैचेस ऑर्गेनाइज किए थे वो कैंप वालों ने, तो हमारी टीम भी पार्टिसिपेट कर रही थी। अंडर 12 की मैच थी, और रोहित को जब मैंने देखा ऑफ स्पिन बॉलिंग डालते हुए देखा था, और मैच खत्म 2 ही ओवर डाले थे उसने, मैंने बैटिंग भी देखी नहीं थी। तो ख़त्म होने के बाद उसके चाचा को मैंने उसको बुला के पूछा कि तो मेरे पेरेंट है तो मुझे मिलने बोलना, क्योंकि मेरी स्कूल भी नई थी, 1999 4 ही साल हुए थे, और बच्चे भी चाहिए थे स्कूल के लिए।
तो उसने कहा मुझे, मैं इधर चाचा के घर में रहता हूँ, मेरे मम्मी डैडी डोंबोली रहते। तो चाचा उधर चाचा थे, चाचा को मैंने बोला कि अरे आपका भतीजा मुझे अच्छा लगा है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आ जाइए स्कूल में लेके। तो 2 जून में आ गए उस स्कूल में लेके। जब से स्कूल में इंटर किया, फॉर्म वगैरह दिया, हम योगेश पटेल जी के पास गए, फॉर्म वगैरह लिया। नीचे आने के बाद उनके चाचा ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि फ़ीस कितनी है। मतलब फ़ीस देखते हैं हम लोग काउंटर के पास जाके, तो 275 रुपीज़ फ़ीस थी। तो उन्होंने इमीडिएटली, चाचा ने बोला सर ये फॉर्म ले लो, थैंक यू वेरी मच, आपने एडमिशन किया था लेकिन इतनी तो फीस हम लोग भर नहीं सकते जी। अभी जो स्कूल में जा रहा 30 रुपीज़ फीस यार, 275 हम लोग पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए कैसे रहता है कि एक बच्चे का जो ये रहता है ना, हम लोग बोलते हैं कि क्या कहूँगा मैं, यानी उसका फ्यूचर उसका कैसा बन गया। देखो आप, अगर मैं उस वक्त वो फॉर्म लेके मैं मेरे ओनर के पास, स्कूल के ओनर के उनके पास नहीं लेते, क्योंकि मैंने फॉर्म लेके, पहला 2 मिनट रुको, मैंने फॉर्म ले लिया और मैं सर के पास गया। उन्होंने कहा, उनको कहा कि सर इसको आपने एडमिशन तो फाइनल कर दिया है। बोला हाँ। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है। बोले बोलिए ना। सर उसको फ्री शिप दिया जाए। पहला लड़का था जिसके लिए मैंने फ्री शिप मांगा था। क्या बात। तो सर ने पूछा क्यों। बोला अरे सर अपने को बच्चे भी चाहिए, थोड़ा अच्छा टैलेंट है, छोटा लड़का है, अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं स्कूल के लिए, तो दे दो। ठीक है, उन्होंने ग्रांटेड फ्री शिप करके लेगा। क्या बात। तो अगर वो नहीं किया होता तो रोहित एडमिशन ले लिया होता, नहीं एडमिशन लेते तो वही स्कूल में पढ़ता था, बाकी क्रिकेट ही नहीं खेलता था। बट वो एडमिशन लेने की वजह से वो हमारे स्कूल में आ गया। हालांकि पहले साल तो एज एन ऑफ स्पिनर ही खेला, अंडर 14 में था वो। हाँ, और उन्होंने ये मेंशन भी बहुत जगह किया है रोहित ने कि वो मैं तो ऑफ स्पिनर ही था। मेरे कोच ने ही मुझे बोला कि आप ऑलराउंडर के लिए थोड़ा सा ट्राई करो, क्योंकि आजकल ऑलराउंडर्स की ज़रूरत बढ़ रही है क्रिकेट में, और आप सिर्फ ऑफ स्पिन डालते हो लेकिन आपकी बैटिंग भी आप कर सकते हो। अच्छा, मैंने ऐसा देखा है। ऐसा रोहित ने मेंशन किया। कैसे हुआ था कि पहले साल तो अंडर 14 के हम लोग के पहले साल हम लोग फर्स्ट राउंड में हार गए। जब नेक्स्ट ईयर जब भी एंटर किया स्कूल, मैंने हैरिस शील्ड और गाइड शील्ड में हम लोग ने ऑफिस टीम डाली, तो रोहित 14 साल का हो गया था। मैंने उसको अंडर 14 में भी रखा, गाइड शील्ड में और हैरिस शील्ड में भी रखा कि बॉलिंग अच्छा डाल रहा था। तो एक दिन ऐसे मैं एंटर कर रहा था स्कूल में, तो एक लड़का नॉक्स ले रहा था। अच्छा, बच्चे ऐसे नॉक्स लेते रहे ना, तो मैं बाहर से देखा कौन अच्छा मस्त मार रहा है करके, तो अंदर आके देखा तो रोहित था। मैंने तो बैटिंग करता, बोला हाँ सर ठीक है। तो मैंने उसको, मेरा फंडा ऐसे है कि मैं बॉलर्स को ज़्यादा बॉलिंग करवाता हूँ और बैटर्स को ज़्यादा बैटिंग कराता हूँ। बॉलर्स को मैं ज़्यादा बैटिंग देता ही नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा मेरा फंडा है। जो जिस इसमें आप स्ट्रांग हो उधर ज़्यादा फोकस करना, ये मैं कहता हूँ बच्चों को, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस। हाँ, अपने स्ट्रेंथ पे। तो मैंने उसको 6-7 नंबर में बैटिंग दी। मतलब चल देखते हैं कैसे नेट में बैटिंग करता है। तो बैटिंग उसने ठीक ठाक थी। तो बाद में मैच में आया, मैच में उसको 7 नंबर पे गया। 7 नंबर पे उसने कुछ 40 रन बनाए जाके, अच्छे 40 रन बनाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो मैच हम लोग हार गए। तो उसके बाद गाइड शील्ड की प्रैक्टिस चालू होगी दिसंबर में। तो दिसंबर में जब गाइड शील्ड की प्रैक्टिस चालू होगी, तो मैं वो सीनियर था गाइड्स की टीम में, 1 साल हो गया था, और हैरिस भी खेल के आया था। तो मैंने उसे ऊपर बैटिंग देना चालू किया, 2nd और 3rd नंबर पे नेट्स में। जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, तो मेरे दिमाग में आ गया इसको ओपन करवाना चाहिए, जिस तरह से बैटिंग कर रहा है। तो जब मैच आ गई तो मैंने उसको बोला तू रोहित ओपन करेगा। बहुत खुश हो गया, हाँ सर मैं करता हूँ। ठीक है, क्या ओपन को। और उस मैच में उसने 140 रन की पारी खेली। क्या बात। 140 रन की पारी उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया। वहाँ से वो ज़्यादा फोकस होने लगा बैटिंग में। उसके बाद टैलेंट है। मैंने ये कहा ना कि टैलेंट उसका था, मैंने सिर्फ गाइड किया था। अगर मैं वो टाइम पे उसको नहीं कहता अरे तो बैटिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मे बी वो बॉलिंग ही डालते रहता। बट मेरा विजन अच्छा निकला और एक इंटरनेशनल अच्छा प्लेयर बन गया। मतलब आप एक तरह से जामवंत हैं। आप क्रिकेटर्स को उनकी शक्तियों के बारे में उनको एहसास दिलाते हैं कि आपके पास ये शक्तियाँ हैं, ये आपके। तो रोहित के साथ भी वही हुआ, आपने जो भी टैलेंट्स थे उसके वो उजागर किए, को गाइड तो किया ही। सर शार्दुल की भी बहुत अच्छी स्टोरी है आपके साथ। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को शार्दुल के बारे में भी बताएं। रोहित शर्मा तो सभी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर भी बहुत ही यूटिलिटी क्रिकेटर हैं इंडियन क्रिकेट में। ये हम देख चुके हैं कैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मैच बचाया था, इंडिया को जीत दिलाई थी। उसके अलावा इतने बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया बॉलर तो हैं ही, बैटिंग में भी उन्होंने अपने आप को इतना
अब परिपक्व कर लिया है कि वो बहुत ही यूटिलिटी क्रिकेटर बन गए, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर बन गए? शार्दुल का ऐसे हो गया कि 2005 में वो पालघर से तारापुर विद्या मंदिर से आया था और हमारे अगेंस्ट मैच खेल रहे थे। पेप्सी कप करके थी जो मुंबई स्कूल ऑर्गेनाइज करती है और 50 ओवर की मैच थी। तो उसने उस मैच में कुछ 78 रन बनाए और हमारे अगेंस्ट 5 विकेट निकाले। बट मैच उन लोग हार गए, हम लोग मैच जीत गए थे। जैसे मैच ख़त्म होने का मेरा तो ऐसे रहता ही है ना, अरे टैलेंट है जी, चलो यार अपने स्कूल में लेके आओ उसको। तो मैच ख़त्म होने मैंने बोला शार्दुल मेरे स्कूल में आ जा दूँ? तो बोला हाँ सर आता हूँ। 9th में था, 10th में गया था, लेकिन सर मुझे पेरेंट्स को बोलना था। बोला हाँ ठीक है, तेरे पेरेंट्स को बता देना। मैंने वही किया और फॉर्चुनेटली उसके डैड वहाँ पर आए थे मैच देखने को। तो मैंने डैड को कहा कि अरे आपका बेटा बहुत अच्छा टैलेंटेड है। और उस वक्त मुझे ऐसे लगा रहा था कि अंडर 15 एज ग्रुप में सबसे मुंबई में जितने मैं स्कूल के बच्चे देखे थे। अच्छा। तो मैंने 1995 से 2005 में 10 साल में जो मैंने देखा था स्कूल एरेना में, सबसे तेज लग रहा था मुझे। अच्छा, हाँ, क्या बात तो है। इसके लिए मैं खुश था उसके ऊपर। तो मैं चाहता तो मेरे स्कूल में ही आ जाए वो। जी। तो उसके डैड ने कहा सर ठीक है, आपने बोल दिया कि एडमिशन करो, लेकिन सर आपके स्कूल में आने के लिए ऑलमोस्ट 3 घंटे का ट्रैवल, आना 3 घंटा, जाना 6 घंटा ट्रैवल है। और मेरा बेटा सर 10वीं में गया है और एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। कल उठ के क्रिकेटर नहीं बना तो क्या करेगा? बिल्कुल सही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 घंटा ट्रैवलिंग में जाएगा, प्रैक्टिस करेगा तो पढ़ाई कभी करेगा। तो वो एग्री नहीं थे। ठीक है देखो आप सोचो, लेकिन आप भेजो, ऐसा मेरा कहना था उनको। तो उसके बाद ऐसे हुआ कि मैं हर वक्त उनको फ़ोन कर रहा था। जी। यानी फरवरी में मैंने देखा था। उसके बाद मैं ऑलमोस्ट मई तक, क्या हुआ सर, क्या डिसीजन? उनका एक ही जवाब, सर 6 घंटा ट्रैवल, 10th में गया है, पॉसिबल ही नहीं, आप क्यों हमको पीछे लगे हमारे, ऐसा उनका एक कहना था। बट मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा था कि ये लड़का मुंबई में किसी भी हालत में आए, अगर मुंबई आ गया तो ये लड़का अच्छा क्रिकेटर बन आप सकता। फिर भी फॉलो अप कर रहे थे? हाँ फॉलो, 22 फ़ोन कॉल किए उनको। 22 फोन कॉल? यस यस यस। क्या बात है। हाँ, बट उनका एक ही कहना था। तो कैसे कि एक दिन मैं घर पे बैठा था, गप्पे मारा था वाइफ के साथ, तो आस्ते एकदम आवाज़ में बोला, अरे एक लड़का है, अपने घर पे रख सकते हैं क्या उसको? वाइफ को बोला। शार्दुल के लिए? हाँ। क्या ये आपने अपनी वाइफ को बोला कि अरे क्या बात है सर? सो वाइफ ने मेरे पास से देखा, उसने इमीडिएटली मुझे कहा कि आपका घर है, मेरा क्या प्रॉब्लम, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप रख सकते हो। मैं भी शॉक हो गया। क्या इमीडिएट उसका मैंने फ़ोन लेके इमीडिएट शार्दुल के डैड को फोन मैम किया। को हमारी तरफ से प्रणाम, मतलब मानना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा एक डिसीजन था जो उन्होंने ऐसे इतनी सहजता से आपको सपोर्ट करा। एक्चुअली शार्दुल ही नहीं, शार्दुल के साथ एक आतिफ अत्तर वाला जो मुंबई के लिए खेला, जी जी, वो भी बोईसर का लड़का था। हालांकि ये कहना गलत है, मैं तो जात पात मानता नहीं है, लेकिन बहुत सारे बोलते हैं मुसलमान है, ये है वो, मैंने तभी देखा नहीं, वो मुस्लिम लड़का था तो वो भी था। तो दोनों के बारे में मैंने बोला कि, तो वाइफ ने इमीडिएट, आपका घर है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है सर। तो आपके और मैम के लिए मतलब उसका Hats off to both of you. यस। सो मैंने इमीडिएट फ़ोन उठा के शार्दुल को, फारन को फ़ोन किया, बोला मैं मेरे घर पे, वो भी शॉक हो गए, आप घर पे रहोगे? बोला हाँ मेरे घर पे रहेगा वो। तो मुंबई में आ गए शार्दुल। एक्चुअली में पेरेंट्स भी शॉक ही हो जाएंगे जब उनका जो बच्चे का कोच होगा वो बोलेगा कि मेरे घर पे रहेंगे। तो और शार्दुल आके मेरे घर पे रह गया, इंटरनेशनल प्लेयर बन गया। क्या बात है। हालांकि टैलेंट उसका था, ये भी मैं बोलूँगा आपको। मैंने कहा ना कि बच्चे के अंदर टैलेंट होते हैं, बट उनको राइट टाइम पे राइट गाइडेंस मिलना, राइट गाइडेंस। मैं गाइडेंस कर रहा था, वो इस मुकाम पे पहुंच गया। सर आयुष वर्तक भी एक बहुत ही अपकमिंग खिलाड़ी हैं। हाँ आयुष भी अच्छा है। आयुष का भी, मैं मुंबई को अंडर 12 को कोच था जी। वेंकटेश्वर सर ने मुझे अपॉइंट किया था वो टाइम पे जी। मुंबई को। एक ही साल हम लोग वो तभी अंडर 12 का एक टीम बनाई थी मुंबई की, और उस टीम में था वो अंडर 12 की टीम जी में। जी। तो तभी मैंने देखा था, तभी मैंने उनके पेरेंट को बोला कि आप मेरे स्कूल में डालो उसको जी। और वो रहता था, वैसा ही रहता था। अच्छा। तो उन्होंने वो टाइम पे स्कूल में डाला। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि आज मुंबई को अंडर 23 का वो कप्तानी कर रहा है।
सबसे बड़ी खुशी है। मैं ये बात गर्व से कह सकता हूँ कि ये साल मुझे लगता है कि पूरे इंडिया के हिस्ट्री में, क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसे पहली बार हो सकता है कि एक स्कूल के 3 बच्चे, अंडर 19 का कैप्टन है मेरे स्कूल का लड़का था आर्यन सकपाल करके, आयुष वर्तक मेरे स्कूल का है और शार्दुल ठाकुर मेरे स्कूल का है। 3 कैप्टन मेरे स्कूल के हैं। ये सबसे बड़ी बात अब मैं कह सकता हूँ, मैं गर्व से बहुत बड़ी उपलब्धि है एक्चुअली, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब इसमें प्लेयर्स का तो जो योगदान है अपने क्रिकेट को लेके वो तो है ही, लेकिन उनके गुरुओं का इनके केस में तो आप ही गुरु हैं, और उनके पेरेंट्स का भी बहुत पेरेंट्स का भी बहुत, पेरेंट्स ने एक्चुअली बहुत पेशेंस रखने जरूरी है, क्योंकि पेरेंट अगर और एक्साइटेड हो जाते हैं, पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा अभी जाके बड़ा क्रिकेटर बनना है, तो पॉसिबिलिटी कम रहती है। और पेरेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा पेरेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मैसेज है एक्चुअली जो आप दे रहे हैं पेरेंट्स को और उनके बच्चों को भी, कि पेशेंस इज़ द गेम एक्चुअली। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ट्रस्ट भी चाहिए गुरु पे उतना, गुरु के ऊपर आपको ट्रस्ट चाहिए। करेक्ट, क्योंकि हर गुरु चाहता है कि मेरा बच्चा आके जाके बड़ा क्रिकेटर बने, बड़ा स्पोर्ट्समैन, व्हाटएवर जी। किसी भी अगर आप स्कूल के भी टीचर रहते तो टीचर को भी लगता है ये अभी अच्छा पढ़ रहा है तो आगे जाके एक बड़ा अच्छा पढ़ाई में बड़ा हो जाए। तो हर गुरु की इच्छा होती है, लेकिन पेरेंट को उनके ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। राइट सर, भारतीय क्रिकेटर्स की तो बात की हमने, आपके पास तो बाहर से भी कितने क्रिकेटर्स सीखने आते हैं। एक यंग साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर आपसे सीख के गए, यूएसए से आपके पास प्लेयर्स आए हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, वैसे आते रहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट्स करते आते हैं मेरे पास। और सबसे थैंक्सफुल मैं हमारे स्कूल के मैनेजमेंट को कहूँगा जी। अभी हमारे स्कूल के मैनेजमेंट में मिस्टर गोइंका करके और अम्बू झुंझुन वाला, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जो भी मेरे पास बाहर से भी बच्चे आते हैं तो प्रैक्टिस उधर ही चलती है हमारी। अच्छा, स्कूल के अंदर ही चलती है। मका एंटनी का लड़का मेरे पास 1 महीना आया था। अरे वाह, उनका लड़का सबसे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ उसका लड़का मेरे पास आके कोचिंग करके ले गया है। अभी एक लड़का जेसन रावल करके साउथ अफ्रीका से आया था, बहुत ही हाईली टैलेंटेड लड़का था। मैंने उसके पेरेंट को बोला भी आप क्यों उसको लेके आ रहे हैं, नहीं मुझे आना है करके आपके पास। मैंने ठीक है आप आ जाओ, आ गए। और फॉर्चुनेटली बात थोड़ी ऐसी होगी कि ये भी मैं बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ मेरा, कि मैंने कहा कि मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ क्रिकेटर्स को। छोटी छोटी क्रिकेटर्स तो टैलेंटेड रहते हैं, क्योंकि आपको अगर उनको छोटी छोटी बातें बताते और उसमें उनको सक्सेस मिल रहा तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मैंने रोहित को बोला, अरे तो बैटिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बॉलिंग तो डालता ही है, उसका टैलेंट था, उसने बैटिंग में फोकस किया, इतना बड़ा बन गया। शार्दुल अच्छा बॉलर था, हालांकि बैटिंग भी अच्छा करता था, लेकिन उस वक्त मैंने कहा था कि तू बॉलिंग में ज़्यादा फोकस करना। ये छोटी छोटी बातें, उनका टैलेंट क्या है। तो ये जो जेसन रावल आया था तो उसमें ग्रिप में थोड़ा मैंने चेंजेस किया। अच्छा, छोटी चेंजेस किए, ने बड़ी भी नहीं की। तो उसको मैंने पूछा भी, ये मैं करने जा रहा हूँ, अगर तुझे अच्छा लगता है तो यू गो फॉर इट, अदरवाइज करना नहीं है वो चीज़। तो उसने उससे वर्क किया। मेरे पास ऑलमोस्ट 22 दिन था, वो डेली सुबह शाम प्रैक्टिस चल रही थी। तो उसने वर्क करने में उसको बहुत फ़ायदा हो गया। और उसके फ़ायदा होने के बाद उसने ऑलमोस्ट 12 के 13 100 किए उधर जाके साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीकन अंडर 19 टीम का वो कैप्टन भी बन गया। जी हाँ, अभी मोस्टली पता नहीं, बट उसका नाम भी है, लाइन में है नेशनल टीम में साउथ अफ्रीकन अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम निकलेगी उसका कप्तान भी बन सकता है वो आगे जाके, पता नहीं। और सबसे बड़ी बात होगी कि उसको बेस्ट जूनियर क्रिकेटर का अवार्ड मिला साउथ अफ्रीका का। तो उसने मेरे लिए आर्टिकल वहाँ पर लिखा कि मैं दिनेश लाड सर के पास जाने के बाद मेरे इसमें बहुत चेंजेस आ गए और आई एम थैंकफुल टू हिम करके उसने मुझे वीडियो भी भेजा उसका। क्या बात है सर। और जेसन रोल्स एक्चुअल में बहुत ही अपकमिंग क्रिकेटर है साउथ अफ्रीका का। हम लोग जूनियर क्रिकेटर्स को भी फॉलो करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के भी। जेसन रोल्स का बहुत नाम है एंड इसलिए मैंने स्पेशली आपसे पूछा कि आप बाहर के क्रिकेटर्स को कैसे हैंडल करते हो। और जब आपने जेसन रोल्स की स्टोरी हमें बताई तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि कोच के लिए उसका शिष्य शिष्य है, गुरु के लिए उसका शिष्य कहीं का भी हो, चाहे वो अपने देश का हो, बाहर के देश का हो। तो सर ये तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त आपने स्टोरी बताई जेसन रोल्स की। अब आते हैं थोड़ा पर्सनल उस पे, सिद्धेश के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर हम इस पूरी वार्तालाप में सिद्धेश का नाम नहीं लेंगे
तो अनुचित होगा मेरे हिसाब से। सिद्धेश के बारे में भी कुछ बताइए सर। सिद्धेश के बारे में स्टोरी बताइए क्रिकेटर की। डेफिनेटली बताऊंगा सिद्धेश, क्योंकि मेरे लाइफ में मैं जो डिसीजन लिया उसके लिए वो डिसीजन बहुत फ़ायदेमंद हुआ ऐसे मैं कहूँगा। अच्छा। बिकॉज कि 6 साल का था, ये मैं बात बताना चाहूँगा क्योंकि उस वक्त रेलवे में मैं जॉब में था और मुझे 3,000 साढ़े 3,000 रुपये पेमेंट मिल रही थी जी। और प्रबोधन से मुझे 1,100 रुपये मिल रहे थे, 1150 रुपये। उसके बाद मैं एक स्कूल और कर रहा था स्वामी विवेकानंद के अलावा। अच्छा। यानी सुबह मैं स्वामी विवेकानंद स्कूल को करके ऑफिस जाता था, ऑफिस से मैं प्रबोधन जाता था, प्रबोधन शाम को मैं 5 बजे वहाँ से निकल के 6 बजे गोकुलधाम स्कूल करके थी गोरेगांव में, वो स्कूल को करता था। यानी वहाँ से मुझे 4,000 रुपये मिलते थे। यानी 3,500 मुझे पेमेंट, बट मुझे 5,500 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे थे हाँ कोचिंग से जी, जो दूसरे स्कूल और प्रबोधन के थे। एक दिन ऐसे हो गया कि सिद्धेश खेल रहा था, मैं देखता था उसको, हर वक्त अच्छा बैटिंग कर रहा था, 6 साल का था अभी। तो उस वक्त मैंने यानी बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लाइफ के लिए वो, कि अगर वो डिसीजन गलत होता तो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, ऐसे मुझे लग रहा है। बिकॉज कि मैंने तय किया कि यार प्रबोधन और गोकुलधाम मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि गोकुलधाम स्कूल के लिए हमने एक मैच जीते, एक फाइनल जीती, और उस वक्त उनके मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर से आपको इंस्टेड ऑफ 4,000 9,000 आपको पेमेंट हो जाएगा। यानी जहाँ पर रेलवे में मुझे 7,000 6,000 मिलने वाले थे एक साल के बाद, मुझे वहाँ से 9,000 रुपये, यानी प्रबोधन के 1,250 बाद में भी होने वाले थे, यानी ऑलमोस्ट 11,500-12,000 रुपये में एक्स्ट्रा मिलने वाले थे उस जी वक्त। जी जी। 1997 की बात है ये। सो मैंने सोचा कि यार पैसा देखूं क्या सिद्धेश का क्रिकेट देखूं, ये मैंने सोचा। बाद में वाइफ के साथ मैंने बात की, वाइफ थोड़ा नर्वस हो गई। मैंने अरे इतना आपको मिल रहा है और आप छोड़ रहे हैं उधर का, इतना पैसा आ रहा है आपको, क्या पैसा कर रहे हैं? बोला नहीं, सिद्धेश के बाद ध्यान देना ज़रूरी है, मैंने कहा उस वक्त। और फॉर्चुनेटली मैं आज इतना खुश हूँ कि जो मैंने उस वक्त डिसीजन लिया वो सक्सेस हो गया। बिकॉज अगर वो सक्सेस नहीं होता तो सिद्धेश का लाइफ ख़राब हो जाता था, क्योंकि बचपन से उसको टाइम देना पड़ा मुझे, यानी 6 साल का तब से मैंने उसको जो टाइम दिया, और उसके बाद सिद्धेश ने प्रूव करके बताया कि जो मैंने टाइम उसको दिया, आज सिद्धेश उस मुकाम पे पहुंच गया। क्या बात। तो बहुत खुशी होती है सुनने। और सिद्धेश के लिए मैं इतना खुश हूँ कि सचिन को अलग नाम दिया गया है, जैसे रोहित को अलग हिटमैन का है, जैसे सिद्धेश को मुंबई का क्राइसिस मैन कहा जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, यानी एक अलग नाम उसको नाम से जानते हैं लोग। जब जब मुंबई ट्रबल में होती है तभी सिद्धेश आगे आके परफॉर्म करते हैं, तो उसको क्राइसिस मैन कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है ये मैं कहूँगा। जी हाँ, ये जानते हैं हम, क्राइसिस मैन है सिद्धेश मुंबई की टीम के लिए। और हर क्रिकेटर की एक जर्नी होती है, तो इसलिए सिद्धेश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जब इस एनवायरनमेंट में बच्चा होता है कि जहाँ पर उसके फादर इतने बड़े कोच हैं या धीमे धीमे बड़े बन रहे हैं एज अ कोच, उनके पास एक से एक क्रिकेटर्स आ रहे हैं, तो क्या वो अपने बच्चे पे भी इतना ध्यान दे सकते हैं? लेकिन आपने वहाँ भी प्रूव किया कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने शिष्यों के लिए आपके पास टाइम है, आपके पास आपके घर में जो आपका खुद का सुपुत्र था, जो आपका शिष्य भी था, उसके लिए भी आपने उतना ही टाइम निकाला। मतलब आप सच के द्रोणाचार्य हो एक्चुअली कि आप। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए पेरेंट के लिए वापस ये बहुत बड़ा ये है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब सिद्धेश घर पे आता था उसके बाद में उसका डैड था, उसके बाद उसका कोच नहीं था जी। हमने घर पे अंदर कभी क्रिकेट के बारे में डिस्कस नहीं किया उसके साथ। क्या बात। मैंने ये कहा, मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ कि क्रिकेटर बनते हैं, बनाए नहीं जाते, कि उसको पता था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मैं घर पे आके उसको अरे सिद्धेश आज तो ऐसे आउट हो गया, सिद्धेश आज ये स्ट्रोक करना चाहिए था, ऐसे अगर मैं क्या होता तो प्रेशर में रहता था। क्योंकि आजकल के पेरेंट घर पे जाने के बाद डिस्कस बहुत करते हैं क्रिकेट के बारे में, और उसके वजह से क्या प्रॉब्लम होता है कि पेरेंट का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है ना, क्योंकि मेरा बच्चा जल्दी जाके अच्छा क्रिकेट खेले। नो डाउट पेरेंट को चाहिए, हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा आगे जाके अच्छा क्रिकेटर बने, अच्छा पैसा कमाए, हर पेरेंट चाहता है। मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट नहीं चाहता है, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी एक पेरेंट था उस वक्त, बट मैंने कभी डिस्कस नहीं किया क्रिकेट के बारे में। यानी घर पे आने के बाद नो क्रिकेट डिस्कशन, ये बहुत बड़ा मैसेज है एक्चुअली। क्योंकि उसके वजह से क्या होगा, खुद तैयार होते गया। मैंने उसके ऊपर प्रेशर नहीं रखा, मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं रखा उसके ऊपर कि तेरे को मुंबई खेलना है, तेरे को ये खेलना है, कुछ नहीं। तो तेरा क्रिकेट खेल रहे, एंजॉय करते रहे, अच्छा क्रिकेट खेलना, सिर्फ गलत क्रिकेट नहीं खेलना, ये मैं कहता था उसको, और उसके वजह से बन गया। तो मैं हर पेरेंट को ये कहना चाहता हूँ कि घर पे आप डिस्कस मत करो बच्चों के साथ। क्योंकि क्या रहता है, पेरेंट 2 टाइप के
आवाज़ में हम लोग बात करते हैं पेरेंट्स से। अगर मेरा फॉर एग्जांपल आप और मैं दोनों क्रिकेटर हो, जी सर। मेरे पेरेंट, मैं जा रहा हूँ हर मैच में जाके अच्छा स्कोर बना रहा हूँ, यानी सिमिलर हम लोग बैट्समैन है, बट मैं जाके 150 बना रहा हूँ, 200 बना रहा हूँ, आप जा रहे हो आप 100 रन भी नहीं बना रहे, आप 20 पे आउट हो रहे हैं, 30 पे आउट हो रहे हैं, तो आपके पेरेंट आपको बोलते हैं अरे बेटा क्या चालू है तेरा, देख वो क्या कर रहा है। एक तो जोर से बात करते हैं या तो आस्ते, बेटा क्या चालू है यार, वो देख तू 200 रन बनाया, तू 30 रन पे आउट हो रहा है, क्या चालू है यार तेरा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा प्रेशर में रहता है। फिर जब वापस आप जब जाते हो मैच खेलने के, तो आप सोच के जाते हो आज भी मैंने स्कोर नहीं किया, आज भी उसने स्कोर किया, तो आज मेरे पेरेंट मुझे डांटेंगे, कंपैरिजन हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि बच्चों को पता है कि मेरे पेरेंट मेरे लिए क्या कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, मेरे पीछे कितना पैसा बर्बाद हो रहा है जी, तो भी मेरे पेरेंट मेरे को प्रमोट कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, तो मैं उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रहा। वो प्रेशर रहता है, वो प्रेशर में वो और परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो मेरा कहना यही है पेरेंट को कि आप प्रेशर मत दो, आप कोच के ऊपर फेथ रखो। हर कोच को लगता है कि मेरा बच्चा आगे जाके बड़ा क्रिकेटर बने, हर कोच चाहता है, तो कोच के ऊपर आप फेथ रखो, तो ये आपके बच्चों को सक्सेस मिलेगा। यही मैं पेरेंट को कहना चाहूँगा। क्या बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है एक्चुअली। सर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे आपके विचार जानने हैं, और ये थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन भी चाहूँगा कि ये दर्शकों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी मान्यताएं हैं और ऐसी बातें होती हैं कि अगर क्रिकेटर्स बहुत बड़े बन जाते हैं तो वो अपने कोचेस को, अपने गुरुओं को कुछ मतलब फ़ायदे पहुंचाने लगते हैं या ये वो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये सिर्फ मान्यताएं हैं, ऐसा होता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप एज अ कोच, क्योंकि आपके सिखाए हुए शिष्य और आपके सिखाए हुए बच्चे टॉप लेवल तक भी जा चुके हैं। रोहित शर्मा तो इंडिया की कैप्टनसी भी कर चुके हैं, शार्दुल ठाकुर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और ना जाने कितने ऐसे और करेंगे। तो सर, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हर कोच का एक अलग अलग नज़रिया रहता है, क्योंकि कोई कोच प्रोफेशनल भी रहते हैं, लेकिन मैंने कभी किया नहीं। ये मैं कहूँगा, मैं ये कहना गलत बात भी हो सकती है कि मेरे लाइफ में मैं 30 ईयर्स से मैं कोचिंग फील्ड में हूँ, लेकिन मैंने कमर्शियली कभी सोचा नहीं मैंने ये चीज़। तो देखिए, मैंने कहा कि बच्चे टैलेंटेड है, बच्चे बन जाते हैं। सो मेरा ये नहीं है कि जब मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ इसके मतलब दूसरे कोच ने पैसे नहीं ले लिए, लेकिन मेरा यही कहना है कि हर कोच ने हर पेरेंट को बताना चाहिए कि ये बच्चे के अंदर इतना ही टैलेंट है, ये बच्चा इतने आगे जा सकता है। ये मेरा कहना रहता है हर कोच को। कोच मेरे ऊपर बहुत नाराज़ रहते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता हूँ इस चीज़ के बारे में। क्योंकि मेरा ये कहना है कि आप मिसगाइड मत करो, कि आजकल क्या हो गया, कोचिंग फैकल्टी में इतने कोचेस आ गए ना। मैं जिस जहाँ पर रहता हूँ बोरोली में, जब मैं कोचिंग में आया था तो भी 4-5 ही कोचेस थे। हमारे एक सीनियर थे नागेश ठाकुर करके, पुराने कोच है वो, और हेमुदलवी सर करके थे, बोरोली में रहते थे, और 2-3 कोच थे, 2-3 ही हो गए शायद। लेकिन आज हमारे बोरोली में कम से कम 150 कोच है। अच्छा। और हर कोच के पास 20-25 बच्चे हैं जी। और वो क्या करते हैं कि पेरेंट को मिसगाइड करते हैं कि आपका बच्चा बहुत हाईली टैलेंट है। आजकल क्या हो गया कि हर पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा जाके क्रिकेटर बने। क्यों? बिकॉज IPL, आज IPL की वजह से इतना पैसा आ गया है क्रिकेट में, तो हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा जाके IPL खेले। आज अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ कि मेरे पास अगर मैंने चाहा, मेरी फ़ीस अगर 1 लाख 2 लाख रुपये महीने का रखूँगा, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आने को तैयार है। क्योंकि उनका कैसा है कि लाड सर है ना, लाड सर के हाथ में गया तो बच्चा क्रिकेटर बनता है। ये गलत फहमी है लोगों को। मेरे वजह से क्रिकेटर नहीं बनते, उनके टैलेंट की वजह से क्रिकेटर। लेकिन मैंने अगर कहा अरे आपका लड़का जाके IPL खेलेगा 4 साल के बाद, मेरी फ़ीस 2 लाख रुपये, तो लाइन से देने को तैयार है जी। क्योंकि पेरेंट चाहते हैं कि अरे मैं लाड सर को कितने पैसे दूंगी, 4 साल में कितने पैसे दूँ, 40 लाख 50 लाख 4 साल में। तो ये 40 लाख 50 लाख अगर मैं देता हूँ, अगर मेरा बच्चा IPL में आता है तो कम से कम 25 लाख तो लेके आएगा। तो ये थिंकिंग हो गई है पेरेंट की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ पेरेंट को भी, कोचेस को भी, कि अगर टैलेंट है तो क्रिकेट खराब चीज़ नहीं है, क्रिकेट अच्छी चीज़ है। क्रिकेट में आप डिसिप्लिन सीखते हो जी, क्रिकेट में फिटनेस आप सीखते हो, क्रिकेट में आप यूनिट कैसे होता है आप
साथ में आके कैसे मैच जीतने के लिए आप एकत्रित होते हो, ये सीखते हो। सब चीज़ें अच्छी होती है, लेकिन उतना टैलेंट होना ज़रूरी है। अगर टैलेंट हो तो बच्चा आगे जाके डेफिनेटली खेल पाता है, अगर नहीं तो उतना ही खेले। लेकिन मैं पेरेंट को यही कहता हूँ, आप पढ़ाई में भी इतना ध्यान देने दो बच्चों को। आजकल पेरेंट क्रिकेट के पीछे इतने भागदौड़ कर रहे हैं, बेचारे बच्चे पढ़ने के लिए भी, पढ़ना ही भी उनका ही ना दे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के लिए भी उतना टाइम देने बोलो। अगर पढ़ाई करेंगे, अगर क्रिकेट में अच्छे रहे तो डेफिनेटली क्रिकेट के लिए आगे जाएंगे। अगर क्रिकेट नहीं रहेंगे अच्छे तो डेफिनेटली वो पढ़ाई के लिए आगे जाके पढ़ाई अच्छा करके जा सकते हैं। कि आप अच्छी चीज़ें आप सीखते हो, डिसिप्लिन सीखते हो ना, तो पढ़ाई के अंदर डिसिप्लिन भी होना चाहिए, तो आप अच्छे जी मुकाम पे पहुंच सकते हैं, ये मैं कहूँगा। एक बार फिर से अपने सवाल पे मैं वापस आता हूँ। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या है? आप फीस लेते नहीं हो बच्चों से? मैं लेता ही नहीं फीस। और मैंने ये सुना है कि जब जेसन रोल्स भी आए थे उनसे भी आपने कुछ भी उनको चार्ज नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको? मेरे पास बाहर से भी बच्चे आते, मैं किसी भाई कोई भी बता दे कि हमने इतनी फीस दी है, मैं तो हर टाइम यही कहता हूँ, अगर कोई बताएंगे तो मैं मेरे अवार्ड्स रिटर्न कर दूंगा मेरे गवर्नमेंट को। बट ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, बिकॉज क्या है कि क्रिकेट कमर्शियली भी एक बहुत बड़ा खेल हो गया है अभी। और जैसा कि आपने अभी बोला कि आप चाहें तो एक एक्स अमाउंट चार्ज करेंगे तो कोई आपको मना भी नहीं करेगा, और उल्टा लोग आते भी हैं आपके पास कि भाई आप हमारे बच्चों को सिखाइए, लेकिन आप जो है जो भी आपकी फ़ीस है ले लीजिए, या जितनी भी है ले लीजिए। तो ये थॉट प्रोसेस कैसे? बहुत अमेजिंग थॉट प्रोसेस है। मतलब जिसकी सोच एक द्रोणाचार्य की तरह होगी वही इस तरह के कार्य कर सकता है आज की दुनिया में। सर बहुत बड़ी बात है। मतलब मैंने कहा ना शुरू में आपको यही बताया ना कि मेरे गुरु थे द ग्रेट रमाकांत आचार्य जी, उन्होंने भी बहुत सारे बच्चों से फीस ली, उन्होंने भी अपने घर पे बच्चे रखे थे बहुत टाइम। उसके बाद हमारे दूसरे गुरु थे मेरे रेलवे के, जिन्होंने कम से कम 100-150 लोगों को जॉब लगाया, बट कभी उन्होंने एक्सपेक्ट किया नहीं कि उनसे कितना पैसा लेना है। तो उनका दिमाग में था। और सबसे बड़ी बात, आई एम थैंकफुल टू माई वाइफ कि 30 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी उसने पूछा नहीं कि आप पैसा क्यों नहीं ले रहे हो। उसने कैसे घर संभाला, कैसे क्या, मुझे अभी भी पता नहीं है। क्या बात कि रेलवे के उसने पेमेंट में उसने घर संभाला है। तो सबसे थैंकफुल मैं मेरे वाइफ को बोलूँगा। मेरे मम्मी का आशीर्वाद मुझे है, मेरे मामा लोगों का आशीर्वाद है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि पैसा लूँ। आज मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बेटा अच्छा लेवल पे जॉब कर रहा है, अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा है। मेरी बेटी की शादी होगी, उसका हस्बैंड अच्छा जॉब पे है। यानी मैं सोचता ही नहीं मैं पैसा लेके मैं क्या करूँ। मेरा एक ही पैशन है, मैं सुबह उठता हूँ, ग्राउंड पे जाता हूँ, घर पे आता हूँ, खाना खाता हूँ, शाम को ग्राउंड पे जाता हूँ, घर पे आता हूँ, बैठ जाता हूँ। उसके अलावा मेरे पास है ही नहीं कुछ। और पैसे लगते हैं काहे के लिए? पैसे थोड़ा खाने के लिए बहुत सारे पैसे हमारे पास हैं। मुझे अभी पेंशन मिल रहा है तो टेंशन ही नहीं है मुझे। बट मैं फैमिली को मैं थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने जो सपोर्ट किया। अगर उसका सपोर्ट नहीं होता तो पॉसिबल नहीं थी। क्योंकि 30 साल से बिना फीस लेके आप अगर कोचिंग कर रहे हो, बहुत बड़ी बात। ऊपर से आप घर पे बच्चे रख रहे हो, बहुत बड़ी बात। तो बहुत बड़ी नहीं, इसके लिए मैं पहले भी मैंने बोला था, मैं आपकी वाइफ मैम को खास करके हैट्स ऑफ बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस से दिखता है कि आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट है आपको। डेफिनेटली। और जिस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट किया ऐसे बड़े डिसीजंस में, तो ऐसे ही कोई टॉप लेवल क्रिकेटर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत तपस्या चाहिए, बहुत ऐसे हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में जिनसे हो सकता है हमारी खुद की फैमिली भी इफेक्ट करे, उसके बावजूद आपने लिए। तो ऑफ कोर्स आपकी फैमिली का ज़बरदस्त सपोर्ट है, और आपने सबके बारे में मेंशन भी किया। कोई ऐसा मोमेंट या लम्हा, क्षण, कोई ऐसा जब बहुत आप और आपकी वाइफ असमंजस में थे कि करें या ना करें, क्योंकि ये मेक और ब्रेक सिचुएशन हो सकती है आपके क्रिकेट कोचिंग या क्रिकेटिंग जितना भी आपका करियर है एज अ कोच, उसको लेके? नहीं, कभी उसने मुझे रिफ्यूज़ नहीं किया। मैंने ये नहीं किया कि आप क्या कर रहे हो, आप सुबह उठते प्रैक्टिस को बच्चों के साथ जा रहे हो सुबह। क्योंकि मुझे पता है कि मैं रेलवे में था, मेरा ऑलमोस्ट 1 साल मेरा विदाउट पे हो गया था, लेकिन उसने कभी पूछा भी नहीं। मैंने कहा ना कि वो कैसे घर संभालते थे मुझे पता नहीं, कैसे इतने मैं मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, मेरे दोनों बेटी बेटा, उसके अलावा आतिफ, शार्दुल, कैसे वो मैनेज करती थी, कैसा घर चलाती थी, गॉड नोज। यानी उसने क्या किया, जादू किया, मुझे ही पता नहीं है। भगवान ने सब कुछ किया होगा मैं कहूँगा, क्योंकि
इतना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि घर में कितना खर्चे होते हैं, लेकिन उसने कैसे संभाला मुझे पता नहीं है। और उसने कभी ऐसे पीछे ऐसा बोली ही नहीं, आप क्या कर रहे हो, घर चलाना है कि नहीं आपको, आप क्रिकेट के पीछे पीछे भागते हो, आप तो कुछ से पैसे लेते नहीं हो, बाहर के बच्चे आते हैं उनसे पैसे लेते हैं, क्या तरीका है, ऐसे कभी बोला ही नहीं। और इसलिए मेरा सक्सेस सबसे उसके वजह से है, मैं यही कहूँगा। मैंने कहा ना शुरू में कि भगवान मेरे पास बच्चे भेजते हैं, जी। भगवान बोलता है ये लड़का तेरे पास भेज रहा हूँ, इसको तू टाइम देना है बस। और उसके वजह से इतने बच्चे खेले, मैं ये कहूँगा। एक बच्चा अभी जो हरमीत सिंह करके है, जो इंडिया के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला था, विनिंग टीम का ये था वो उस वक्त। आज वो यूएसए के लिए वर्ल्ड कप खेला, जी अभी जी जो जी, T20 वर्ल्ड कप, हाँ। हरमीत सिंह, वो भी हमारे स्कूल का लड़का है। अच्छा। हाँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना कि इतने बच्चे खेले बट मैं घड़ी घड़ी यही बताऊंगा कि उनके टैलेंट की वजह से खेले हैं। ये नई चीज़ पता चली हरमीत के बारे में कि वो आपके स्कूल का शिष्य रह चुका है, स्टूडेंट रह चुका है। कि इनके सब पेरेंट ने मेरे ऊपर फेथ रखा उस वक्त। जिस पेरेंट ने मेरे ऊपर फेथ रखा वो सब सक्सेस हो गया, मैं कहूँगा। क्योंकि सौरभ नेत्रावलकर के बारे में तो सब जान गए थे। हाँ, सौरभ के पेरेंट को मैंने पीछे लगा था। आप कभी पूछोगे सौरभ के पेरेंट को, मैं उनको बोला था कि मेरे स्कूल में डालो करके, जब उसको मैंने 7th स्टैंडर्ड का तभी देखा था तभी। जी जी। पर उन्होंने भेजा नहीं था उस वक्त। वही हरमीत के बारे में नहीं जानते थे बहुत से दर्शक, और शायद आपके माध्यम से आज ये जानने को मिला कि हरमीत भी जो है वो आपके स्कूल से ही। तो सर अब आते हैं आपकी द्रोणाचार्य अवार्ड की जर्नी पे, स्टोरी पे आते हैं। कब आपको ये पता चला कि आप द्रोणाचार्य अवार्ड के सम्मान से आपको सम्मानित किया जाने वाला है, या पहले से कुछ एयर थी, मीडिया बस थी, ऐसा कुछ था? थोड़ा बताइए सर इस बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मीडिया बस मैंने अप्लाई किया था। अच्छा। द्रोणाचार्य के लिए किसी ने मेरे साथ असिस्टेंट एक लोटलीकर सर करके, और मुझे बोला अरे आप द्रोणाचार्य लेके क्यों नहीं अप्लाई करते हो, आप मेरे पीछे लगे। तो उन्होंने सब बना के मुझे दिया, मैंने सब उन्होंने किया था, मेरा फॉर्म वगैरह भर के भेज दिया था हमने। तो 2021 में मेरा नाम टॉप पे था, लेकिन 2021 में मुझे मिला नहीं। अच्छा। हाँ, तभी सरकार तलवार को मिला उस वक्त द्रोणाचार्य क्रिकेट के लिए। बट 2022 में भी वो मेरे पीछे लगे, अरे आप वापस सर करो ना, क्यों नहीं करते हो। तो उन्होंने ये करके मैंने भेज दिया, फिर फॉर्म भर दिया था। फिर इंडिविजुअली पर्सनल लेवल पे करना था, आपको इंडिविजुअली करना था जी। और आई एम थैंकफुल टू रोहित, शार्दुल, हरमीत और सिद्धेश, क्योंकि उनका एफिडेविट चाहिए था मुझे उस अच्छा, वक्त। ओके। उनका एफिडेविट जरूरी, कि आपको बताना पड़ता है कि आज मेरा करियर किन के वजह से हुआ है जी। तो उन्होंने एफिडेविट दिया था हमको, चारों जन का एफिडेविट। सिद्धेश तो बेटा ही था मेरा, बट तीनों ने दिया था, तो वो एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए। एंड 30 नवंबर 2022 को मिलना था, और 15 दिन पहले मुझे फ़ोन आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब किसका, दिल्ली से फ़ोन आया था, आपका नाम द्रोणाचार्य के लिए ये हुआ करके। मुझे पसीना पसीना आ गया, मुझे समझ में नहीं आया, यानी अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि मैं, आपको पता है मैं 0 लेवल का कोच हूँ, मेरे पास लेवल ही नहीं कोचिंग का। अभी आजकल लेवल 1, लेवल ओ, लेवल सब सर्टिफिकेशंस हो गए हैं। सर्टिफिकेशन हो गए, उसके बाद आप कोच कहा जाता है आपको जी। लेकिन मेरा 0 लेवल का, मैंने टॉप लेवल का क्रिकेट भी नहीं खेला था। ए डिवीजन क्रिकेट मैं टेनिस क्रिकेट खेल के आया हुआ था, कोचिंग में एक्सीडेंट ले आया था। क्या बात। मेरे दिमाग में भी नहीं था कोचिंग करना। तो ये बातें थी और मैं शॉकिंग था मेरे लिए, अरे मैं द्रोणाचार्य बन गया, यानी कुछ समझ में नहीं आता। मैं 2 मिनट के मैं उधर ही मैं गैलरी में खड़ा था, अरे बेडरूम के इधर गैलरी में खड़ा था, और यानी मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। यानी मैं घर वालों को कैसे बताऊँ मुझे द्रोणाचार्य अनाउंस हुआ करके। यानी 2-4 मिनट के बाद वाइफ आके बोले, एकदम पसीना हुआ था, बोले क्या हो गया आपको। अरे मैं हंसू क्या रोऊँ, ऐसा है ना, आंसू आ रहे थे मेरे इसमें। तो क्या हुआ, बुरा हो। बोला मेरा द्रोणाचार्य, क्या बात करे, वाइफ भी खुश हो गई, बेटा तभी सिद्धेश भी था, वो भी खुश है। बाप रे, यानी सरप्राइज मेरे लिए बहुत। सबसे बड़ी बात मेरे लाइफ की ये थी कि पता नहीं मुझे ये चीज़, बट मेरे गुरु आचार्य, उनको 1990 में मिला था द्रोणाचार्य, 1990 में।
और एग्जैक्टली 32 साल के बाद मैं महाराष्ट्र में सेकेंड द्रोणाचार्य था। यानी मेरे गुरु ने मुझे द्रोणाचार्य बनाया। यानी इंडियन हिस्ट्री में शायद पता नहीं ये हो सकता है, एक पहली बार ऐसे हो सकता है कि एक गुरु को द्रोणाचार्य बने थे, उनका शिष्य भी द्रोणाचार्य बन गया। क्या बात, यानी ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, ये मैं कहूँगा। ये किसी के लिए भी बहुत गर्व की बात हो सकती है और बहुत ही बड़ी ये उपलब्धि है एक्चुअली, क्योंकि अचरेकर सर तो वो तो लेजेंड कोच है। यानी उनके आजू बाजू में पूरे क्रिकेट यानी 1000 सालों में कोई जा नहीं सकते जितने उन्होंने क्रिकेटर्स दिए, तो उनके आजू बाजू कोई जा नहीं सकता हूँ। मैं तो ज़मीन पे हूँ, उनके आजू बाजू में जा भी नहीं सकता हूँ। बट थैंकफुल कि मेरे गुरु को जब मिलने के बाद मैं सेकंड बन गया, तो ये बड़ी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए, मैं यही कहूँगा। नहीं सर, ये ऐसा अचीवमेंट है जो जिस वी ऑल ऑल्सो लुक अप टू यू फॉर दिस अचीवमेंट एंड ऑल अदर अचीवमेंट्स दैट यू हैव अचीव्ड। ये सिर्फ एक मतलब सिर्फ उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप लगातार वर्षों दर वर्षों लगन से, मेहनत से, डेडिकेशन से, फोकस्ड होके आप अपना कार्य करते रहोगे एज अ गुरु, तो आपके शिष्य भी फिर उस लेवल पे जाएंगे और उसका फिर एक तरह से मतलब भगवान भी ये देखता है ना कि आपने कितनी मेहनत की है सर। सर अब आते हैं आपके उन व्यूज़ पे जो नए कोचेस जो हैं, जो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं इंडियन कोचिंग सिस्टम में, उनके बारे में आपका क्या विचार है और उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? आप तो बहुत ही सीनियर कोच हो, देखिए, और बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अभी मैं देखता हूँ कि 15 साल के 18 साल के लड़के भी अब कोचिंग शुरू कर चुके हैं, 20-20 साल के लड़के। नहीं, एक्चुअली गलत है। 15 साल, 18 साल, 20 साल या 25 साल या 30 साल आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं मेरे बारे में कहूँगा कि मैं जब कोचिंग में आया, एक तो मेरे पास कुछ डिग्री था ही नहीं। हालांकि आज मैं जो चीज़ें बताता हूँ वो चीज़ें मुझे बहुत कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। अगर मैं एक प्लेयर को बोलता हूँ कि जैसे कि मैंने जेसन राहुल इतना अच्छा खेलने के बाद भी मैंने उसे कहा कि थोड़ा तेरा ग्रिप चेंज करना पड़ेगा, स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, अगर तू कर, अगर होता है तो तू उसके ऊपर वर्क करना। तो उसको अच्छा लगा, उसने वर्क किया, उसका डेवलपमेंट हो गया। तो कोच का ये काम है, क्योंकि मैं जब भी कोचिंग में आया, यानी 93 में मैंने कोचिंग चालू, उसके बाद 15 साल के बाद मुझे कोचिंग समझ में आने लगा। आजकल 1 साल में 2 साल में कोच बन जाते हैं, बट मुझे वो सीखने के लिए 15 साल लगे। मुझे पता था आप बैटिंग कर रहे हो, आप बैटिंग में गलत कर रहे हो, मुझे दिख रहा था, लेकिन रेक्टिफिकेशन कैसा करना है मुझे पता नहीं था। क्योंकि रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है, आपको प्लेयर्स को समझाना ज़रूरी है कि ये चीज़ गलत क्यों हो रही है और इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए। ये सीखने के लिए मुझे 15 साल लगे, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। ऐसे नहीं कि नहीं सीख रहा हूँ, अभी मुझे देखना पड़ता है माइन्यूटली कि कैसे खड़ा रह रहा है, उसका बैट कैसे आ रहा है, कैसे आना चाहिए, उसका हेड पोजीशन कैसे है, ये सब मैं आस्ते आस्ते सीखते गया। तो ये चीज़ सीखने के लिए बहुत टाइम जाता है। लेकिन अब जब आप 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तब आपको खेलना चाहिए, आपको कोचिंग में नहीं आना चाहिए उस चीज़ करने के लिए। इतना ईजी नहीं है कोचिंग करना। बट आजकल सब क्या हो गया, मैंने कहा ना कि आजकल पेरेंट्स सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा जाके IPL खेले, तो उसकी वजह से बहुत सारे कोचेस आ गए। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ ना कि कोचेस आप मिसगाइड मत करो पेरेंट्स को बताओ इसके अंदर इतना ही पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल के हिसाब से इतना ही क्रिकेट खेल सकता है। अगर नहीं, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ, ये बात बताना ज़रूरी भी हो सकती है मेरे हिसाब से। फॉर एग्जांपल, जब भी मैं स्कूल को कोचिंग कर रहा था तो मेरे पास एक पेरेंट आए जी, यानी हमारे स्कूल के ओनर थे, उनके फ्रेंड थे, बहुत बड़े बिल्डर थे। तो लड़का कुछ 94-95% में पास हो गया था 10th में, तो उसको क्रिकेटर बनना था जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरे को उसको क्रिकेट में डालना है। मतलब ठीक है, मैं देखता हूँ। जैसे मैंने देखा तो मुझे लगा ऑर्डिनरी एकदम, तो मैंने उनको कहा कि मत डालो क्रिकेट में, अरे आप 95% मिला है तो उसको पढ़ाई में करो, अच्छा कुछ बन सकता है। नहीं सर, उसको क्रिकेटर ही बनना है, वो मेरे पीछे लगाता हो। मतलब ठीक है, लेकिन मेरे पास मत भेजो। नहीं, मैं इनका मतलब उनको बोलो सिखाने के लिए, फिर आप उनका दोस्त दे दो। तो बाद में मुझे साइड में लिया, उन्होंने कहा कि यार आप बोलो कितना फ़ीस देना है, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये महीने का। मतलब आप कितना 10 लाख दो तो भी होने वाला नहीं है, तो आप मत डालो प्लीज़। मैंने रिक्वेस्ट की उनको, बट मुझे इतनी बात अच्छी लगी मेरी, जो वो उस वक्त मैंने कहा था उनको, क्योंकि वो
मुझे 15 साल के बाद एक फंक्शन में मिले, उन्होंने आके मुझे हक किया और हक करके बोला सर थैंक यू वेरी मच। बोला क्यों, क्या हुआ? सर आपने मुझे मना किया था मेरे बेटे के लिए अच्छा। कि आप क्रिकेट में मत डालो करके, तो हमने डाला नहीं, बेटे को समझाया, आज मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, एमडी हो गया। वाह। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि बच्चे खुद बनते हैं, घड़ी घड़ी में यही बात कहना चाह रहा हूँ, बच्चे बनते बनाए नहीं जाते। कोच का सिर्फ छोटी छोटी बातें बताना, गाइड करना ज़रूरी है, बाकी और कोच ने कमर्शियल थॉट्स नहीं रखना चाहिए ज़्यादा जी। कि मैं कितना पैसा कमाऊँ कोचिंग में। ये थॉट्स रखना कि मेरा ये बच्चा है ना, मेरा बच्चा आगे जाके अच्छा क्रिकेटर बने, ये थॉट्स रखने चाहिए। ये मैं कहूँगा आजकल के जितने कोचेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, सॉरी बट ये कहना ज़रूरी है, कोचेस मेरे ऊपर नाराज़ भी हो सकते हैं मैं ये बात कह रहा तो, बट ये ज़रूरी है कि आप कमर्शियल थॉट करके अगर करते रहोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। हाँ पैसा तो लेना ही है आपको, ऐसे नहीं, लेकिन आप मिसगाइड मत करो पेरेंट्स को। वो क्या करते हैं आजकल, पेरेंट्स को साइड में लेके बैठते हैं, बच्चा अगर क्रिकेट खेलता है, एक अच्छा शॉट खेलता है, पेरेंट्स के सामने बोलते हैं व्हाट अ शॉट, अच्छा मारा, ये किया, तो पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं। तो घर पे जाके पेरेंट भी रह रहे तेरे को ये शॉट अच्छा मारा वैसा बोल रहे, तो ये प्रॉब्लमेटिक इशू हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कमर्शियल थॉट से मत करो, आप पैसा लो बट पेरेंट्स को समझाओ। अगर आप पैसा करो तो आपको बहुत ही सक्सेस मिलेगा, आप बहुत अच्छे कोच बन सकते हो। तो सर मुझे ये पता चला है और हम सब बहुत से दर्शक ये जानते भी हैं, लेकिन और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपने एक दिनेश लाड फाउंडेशन की स्थापना की है, तो इस फाउंडेशन के बारे में सर कुछ बताइए हमें। ऐसे हो गए कि लास्ट 30 ईयर से मैं कोचिंग में फ्री कर रहा हूँ, मैंने पैसे ले, बट 28 साल से मैं फ्री कर रहा था, मैंने जी। ना स्कूल से ना किसी पेरेंट्स से पैसे ले। बट 2 साल पहले मुझे किसी ने एडवाइस किया कि आप फाउंडेशन निकालो, आपका अगर फाउंडेशन ले तो आप बहुत सारे बच्चों को सपोर्ट कर सकते हो फाइनेंशियली, यानी गरीब बच्चे आएंगे आपके पास, उनको भी आप सपोर्ट करो, क्योंकि ऐसे तो मैं कर ही रहा था, ऐसे नहीं है। तो मैंने भी सोचा चलो यार ट्राई करते हैं, तो चैरिटी कमिश्नर को हमने अप्लाई किया और फाउंडेशन मैंने फाउंड किया, दिनेश लाड क्रिकेट फाउंडेशन करके। 2 साल हुए और इस 2 साल में मैंने ऑलमोस्ट 19 बच्चे मैंने अडॉप्ट किए अभी। अडॉप्ट किए? हाँ, क्रिकेट के लिए। वाह। जिसमें से बच्चे बाहर के हैं, यानी मुंबई के कम बच्चे बाहर के, जिसमें शिरडी का एक लड़का है, सोलापुर का एक लड़का है, सावंतवाड़ी के 3 लड़के हैं, रत्नागिरी का एक लड़का है, सांगली से एक लड़का है, लड़की है, देन गुजरात के 3 बच्चे हैं, उसमें एक लड़की है। वाह। देन आंध्रा के एक लड़की है, एक उसका भाई है। ऐसे मैंने एक दिल्ली का लड़का है, ऐसे इनको मैंने मुंबई में लाया। और आई एम थैंकफुल टू हमारे स्कूल के मैनेजमेंट ने कहा ना, जय गोइंका सर एंड जी, आपने जिनवाला पहले भी बताया कि उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये 19 बच्चों में से ऑलमोस्ट 10 बच्चे को फ्री शिप दिया है उन्होंने। 9 बच्चे के फीस हम लोग भर रहे हैं, उनका स्टे मुंबई में उनके पेरेंट के साथ सब हम लोग देख रहे हैं फाउंडेशन। बट अभी ऐसे था कि मेरे फाउंडेशन को अभी तक किसका स्पॉन्सर्स नहीं मिला है अभी तक, बिकॉज कि हाँ मैं क्या कर रहा था कि मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से मैं जुड़ा हुआ था। मैं अंडर 14 को कोच था, अंडर 16 को कोच था, अंडर 19 को 2 साल कोच था, और जो पैसे मुझे आ रहे थे वहाँ से वो पैसे मैं डाइवर्ट कर रहा था। अच्छा। वही पैसे बच्चों के लिए जी। लेकिन अभी मैं अंडर 19 में, अभी मैं मुंबई के लिए कोच नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मैं 8-8 महीना बाहर रहता हूँ। सही बात। तो बच्चे के ऊपर फोकस नहीं बनेगी। जो मैंने बच्चे अडॉप्ट किए, अगर वो बच्चे फोकस रहेंगे फ्यूचर में, अच्छा फोकस रहेंगे और पेरेंट पेशेंस रखेंगे, तो ये 19 में से मैं बताता नहीं कितने बच्चे, लेकिन एक अच्छा अमाउंट में बच्चे फ्यूचर में स्टेट के लिए और आगे जाके देश के लिए खेल सकते हैं। इतना अच्छा टैलेंट है, क्या बात। 100% खेल सकते हैं, लेकिन फोकस रहनी चाहिए। बट मुझे थोड़ा सपोर्ट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि इतने बच्चों को देखना, संभालना, इतना खर्चा उठाना अभी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ये कहूँगा। बट मुझे लास्ट ईयर हमारे चीफ मिनिस्टर थे एकनाथ जी शिंदे, उनकी वजह से मुझे एक ग्राउंड मिला बोरोली में,
दहीसर में, सॉरी, गोपीनाथ मुंडी क्रिकेट संकुल करके है, अच्छा वहाँ पर अच्छा ग्राउंड मिला है जी। बट वो कैसे 8-8 महीने के इससे दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो ग्राउंड मुझे 10 या 15 साल के लिए मिले मेरे फाउंडेशन को, क्योंकि 8 माह और उस ग्राउंड को रेंट भी है, मुझे माली का खर्चा है, मुझे वॉचमैन का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, मेरे बच्चों का फीस, उनका स्टे सब देखना है। तो थोड़ी आगे पीछे हो रहा है, लेकिन भगवान मेरे साथ है। मैंने कहा ना कि वाइफ ने इतना घर कैसा संभाला इतने सालों में, वैसे ही भगवान है हमारे साथ, तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अगर किसी को हमारे फाउंडेशन को सपोर्ट करना है तो मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, आप फाउंडेशन को सपोर्ट करो कि आने वाले दिनों में यानी और 10 साल के बाद और एक थोड़ा बंच ऑफ क्रिकेटर्स देश के लिए खेलते हुए देखेंगे, अगर मुझे अच्छा सपोर्ट मिला तो। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलना ज़रूरी है, मैं कहूँगा। अभी भी मुझे ग्राउंड तो मेरे पास ही है, ग्राउंड तो मेरे हाथ से निकाला नहीं है, बट मैं चाहूँगा फुल फ्लेज मुझे वो देना चाहिए ग्राउंड। और मुझे फाइनेंशियली अगर कोई भी सपोर्ट करना है मेरे फाउंडेशन को, इसके पीछे मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि बीच में ऐसे बातें निकल रही थी कि वो ग्राउंड की वजह से बहुत पैसे कमा रहे हैं दिनेश लाड़, बहुत सारे बातें निकल रही थी बार बार। हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं बहुत पैसा कमा रहे हैं करके। तो मैं बीच में बोला था, ऐसे एक पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि अगर किसी ने ऐसा प्रूव करके बताया कि दिनेश लाड़ वो ग्राउंड की वजह से बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत पैसा लेके जा रहा है, उस दिन में मेरा जो द्रोणाचार्य अवार्ड है और उसके बाद मुझे स्टेट गवर्नमेंट में अवार्ड दिया है युवा छत्रपति, और मैं दोनों अवार्ड्स में गवर्नमेंट को रिटर्न कर दूंगा जिस दिन प्रूव हो जाएगा उस दिन। ये मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। बहुत बड़ी बात है जो आपने कही है अभी। बट बिल्कुल सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को होती है, फिर वो किसी भी स्पोर्ट में हो। और क्रिकेट तो आपको पता ही है, वैसे भी एक ऐसा खेल है जिसमें मैदान चाहिए, जो आप कह रहे हो अभी आपके पास है, लेकिन बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको सपोर्ट चाहिए। तो बिल्कुल सही है सर। जो भी लोग सर को सपोर्ट करना चाहें, उनके फाउंडेशन को सपोर्ट करना चाहें, बेसिकली फाउंडेशन को सपोर्ट करना चाहिए, उनसे सर की अपील है। और हम तो सर यही चाहेंगे कि आपकी कोचिंग में जितने बच्चे आएँ बढ़ते ही जाएं, और जितने बच्चे फिर स्टेट को रिप्रेजेंट करें, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करें आगे आने वाले सालों में किसी भी लेवल पे, चाहे वो अंडर 19 हो, अंडर 16 हो, इंडिया ए हो या इंडिया हो, वो बढ़ते ही जाएं। कोई ऐसे नन्हे बच्चे जिनका आप नाम लेना चाहोगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने आप पे बहुत ट्रस्ट करके उन्हें भेजा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बच्चों का नाम लेना थोड़ा गलत है, बच्चे का बहुत अच्छे हैं और मैंने उनके टैलेंटेड तो है 100%। मैंने पर्सनली उनके वीडियोस देखे हैं, तो मैं जानता हूँ कि कितने टैलेंटेड है वो। लेकिन ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बच्चों का तो अभी फिलहाल तो मैं नाम नहीं लूँगा जी जी, बट 100% उस बेंच में से बच्चे आगे जाके फोकस होना जरूरी है जी सर। आगे जाके उनका टैलेंट है, अगर उन्होंने खुद का टैलेंट डेवलप किया तो डेफिनेटली देश के लिए खेलते हुए दिखेंगे। क्या बात है। अब मुझे कुछ ऐसे सवाल पूछने हैं जो बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं, जिनमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा था कि ये सवाल आप ज़रूर पूछना, क्योंकि मैंने कुछ अपने दोस्तों को बताया था कि सर के साथ आज मेरा वार्तालाप होगा। जब भी कुछ इस तरह का होता है, इंडियन क्रिकेट में कोई बड़ी न्यूज़ आए या कुछ बहुत बड़ा कारनामा हो जाए, जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट जीता, रोहित उस समय कैप्टन थे, तो आपके पास तो फ़ोन्स वगैरह तुरंत आ जाते होंगे। मीडिया तो मेरे पास आती है, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था ना कि जब रोहित ने वर्ल्ड कप जीता तभी उसने मुझे कहा था कि आपको मैं गुरुदक्षिणा दे रहा हूँ करके। सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा तो उसने वो दी थी वर्ल्ड कप जीतने के बाद। बिल्कुल। और उसके बाद भी जब चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे थे तभी भी उन्हें कहा था सर हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे। तो मैंने पहले मैच से ही कहा था मीडिया को कि हम लोग चैंपियन बन रहे करके, और डेफिनेटली चैंपियन बन भी गए उस। क्या बात है। तो बहुत ही खुशी होती है ना कि ऐसे बातें होती है। तो मेरे लाइफ में, क्योंकि जिस लड़के को मैंने एज एन ऑफ स्पिनर देखा था वो दुनिया का सबसे वाइड बॉल बेस्ट बैट्समैन बन गया और उसने देश के लिए इतने ट्रॉफी जीत के लाए, सबसे बड़ी बात है। तो उनके साथ ये शार्दुल भी आपसे विचार विमर्श अभी भी करते हैं? डेफिनेटली करते हैं ना, पूछते हैं कि कैसे आगे चीज़ों को लेके जाना है। लेकिन अभी कैसे कि
मैंने कहा ना कि 19 साल होने के बाद आपको प्रेशर नहीं देना चाहिए बच्चों के ऊपर। अभी बहुत सारे वक्त जी। मुझे कहते हैं कि आपने रोहित को एडवाइस किया था, मतलब मैं एडवाइस क्या करूँगा, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार वो उस मुकाम पे पहुंचने के बाद उनको समझाना क्या उनके हाथ में है, क्योंकि उनका माइंडसेट तो वही रहता है ना, वो खुद के माइंडसेट से ही चलते हैं, उनको एडवाइस करनी चाहिए। हालांकि मुझे ये पता है कि 2011 में जब वर्ल्ड कप टीम में नहीं था वो, जब ये ड्रॉप हुआ था वर्ल्ड कप टीम में, तो उस वक्त मेरे पास आके उसने कहा क्या सर मेरा नाम नहीं आ गया। मेरा क्योंकि उस वक्त मुझे पता है कि उसका परफॉर्म बहुत ख़राब हो गया था, 2009 से लेके 2011 तक उसका उतना परफॉर्म नहीं होता, उसके वजह से उसका चयन नहीं हुआ था वर्ल्ड कप के लिए। तो मैंने कहा देख रोहित तू कितना टाइम दे रहा है, क्योंकि उस वक्त को बैंड्रा लेने गया था, जी। थोड़ा टाइम कम दे रहा था क्रिकेट के लिए। तो मैंने उसको समझाया कि अगर तूने टाइम नहीं दिया क्रिकेट के लिए तो तू फंस जाएगा, तू टैलेंटेड है, इसके लिए तेरे पीछे सब है, आज सिलेक्टर तेरे बारे में बात करते हैं, लेकिन तू टाइम ही नहीं दे रहा क्रिकेट को, तेरा परफॉर्मेंस ही क्या हुआ। तभी मुझे उसने कहा था सर मेरी गलती होगी, लेकिन आज के बाद मैं इतना टाइम दूंगा क्रिकेट को। तो मुझे पता है कि आपने अगर देखा होगा 2011 के बाद जी। उसका जो रेशियो बढ़ गया, वो नीचे आया ही नहीं, वो ऊपर ही चढ़ते गया, उसने पीछे मुड़ के ही नहीं दिया, क्योंकि उसने टाइम दिया उस वक्त क्रिकेट को। यानी सुबह 7:30 से लेके और शाम को 5 बजे तक वो अपने BKC ग्राउंड पे ही रहता था, पूरा टाइम उसने दिया। उसके वजह से उसका जितना भी परफॉर्मेंस होते गया उसके, क्योंकि उसके बाद 3 डबल सेंचुरीज है, और T20 में 500 है उसके, देन टेस्ट मैच में उसने डेब्यू में 100 किए, यानी ये सब उसके वजह से हुआ, मैं ये कहूँगा, जी। क्योंकि उसने टाइम दिया अपने क्रिकेट को। 2007 T20 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इनिंग्स खेली थी, जिसमें उन्होंने इंडिया को मैच जिताया था, हाँ, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उस वक्त उसका मैं ये कहना चाहूँगा कि जब वो 2007 में अभी गया था, मैंने कहा ना डेस्टिनी रहती है एक प्लेयर की, क्योंकि बांग्लादेश टूर के लिए टीम होनी थी, और मैं और वो हम स्कूल में बैठे थे, क्योंकि एक दिन पहले हमारे इंटरव्यू लेके गए थे सहारा समय वाले ने। अच्छा। तो मैंने बोला अरे एक दिन पहले, अरे पागल हो गया, अरे नहीं अरे सर कल टीम डिक्लेयर हो रहा है, रोहित जा रहा है बांग्लादेश टूर पे। अच्छा। और दूसरे दिन नाम नहीं आया, तो रोहित बहुत नर्वस हो गया। तो मैं बोला अरे हो गया, ठीक है, अभी क्या होता है, तेरा नाम तो हो गया, तो एटलीस्ट तेरा नाम के बारे में तो बातचीत होगी। और देखो कैसे रहता है कि रोहित का लक फैक्टर भी कितना अच्छा रहता है, देखो, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश टूर पे मनोज तिवारी खेलते हुए गिर गया, डिस्लोकेट हाथ, और मनोज तिवारी टीम के बाहर गया, और रोहित का चयन हो गया आयरलैंड टूर के लिए। वहाँ से आयरलैंड गया, वहाँ से इंग्लैंड में एक भी मैच खेला नहीं, बट वहाँ से उसको 2007 के वर्ल्ड कप में लिए। पहले 4 मैच में उसको मौका नहीं मिला, तो फ़ोन करता था सर पक गया। मैं तो पक गया नहीं, तो गली क्रिकेट खेल रहे क्या तू, इंडियन टीम में है, जब चांस मिला भी अच्छा करना। तभी उसने मुझे प्रॉमिस किया था सर अगर मुझे चांस मिला ना मैं हंगामा करूँगा। क्या बात। तो सीरियसली ये मैं क्रिकेट की कसम खा के बोल दूँ। और उसने जिस साउथ अफ्रीका मैच में उसने 50 रन की पारी के लिए एक रनआउट किया, उसने वहाँ से टर्न हो गया पूरा उसका लाइफ। वहाँ से रोहित शर्मा बहे थे, यानी ऊपर चढ़ते गया उस वक्त। करेक्ट। रोहित की जर्नी भी अमेजिंग है और शार्दुल की जर्नी भी अमेजिंग है। और आपको क्या लगता है सर, वाइट बॉल क्रिकेट कहाँ जा रहा है? तो या टेस्ट मैच क्रिकेट जो बीच में थोड़ा सा कुछ साल ऐसा था कि लग रहा था कि टेस्ट मैच क्रिकेट अब थोड़ा सा, अभी वापस टेस्ट मैच वापस टेस्ट आ गया है अपने इंटरेस्टिंग फेज में। क्रिकेट टेस्ट मैच ही क्रिकेट कहा जाता है जी। मुझे सब गालियाँ देते हैं, बोलते तू ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट को मैं क्रिकेट नहीं कहता हूँ। अच्छा। वो एंटरटेनमेंट है लोगों के लिए, उसको क्रिकेट नहीं कहा जाता। अभी तो नया फॉर्मेट 100s भी आ गया है। वो तो एंटरटेनमेंट के लिए आ गया सब, उसमें तो फॉर्मेट एक ओवर में 5 ही बॉल होती हैं। तो ये क्रिकेट नहीं कहूँ। क्रिकेट खाली वाइट बॉल क्रिकेट में 50 ओवर का गेम है, वो क्रिकेट है, और टेस्ट मैच वही क्रिकेट है, ये मैं कहूँगा। मैंने इसके लिए कहा ना कि मेरा टेक्निक वही होगा जो मैंने शुरू से देखा है, वही पहले कहा हुआ। टेक्निक चेंज होने वाला नहीं। ना मैं स्कूप सिखाने जाऊंगा, ना मैं रिवर्स स्वीप मारने सिखाऊंगा, मैं खाली सीधा बैट से खेलने से। क्योंकि देखिए रोहित सक्सेस हो गया, T20 में सक्सेस हो गया, वनडे में सक्सेस हो गया, टेस्ट मैच सक्सेस है। विराट कोहली लो आप, KL राहुल लो आप, केन विलियमसन लो आप, जो रूट लो, सब टेस्ट मैच क्रिकेट में भी अच्छा कर रहे हैं, T20 में भी अच्छा कर रहे हैं। दैट बिकॉज उनका टेक्निक प्रॉपर था। आज T20 क्रिकेटर आप इसमें सक्सेस नहीं मिल सकते आपको,
टेस्ट मैच क्रिकेट में। आप देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो टेस्ट मैच क्रिकेट ही क्रिकेट है। जी। वाइट बॉल क्रिकेट, अपना T20 क्रिकेट, इट्स एंटरटेनमेंट, यही कहूँगा। अब आते हैं आपके फेवरेट क्रिकेटर्स पे। 1990 के पहले आपका फेवरेट बॉलर और फेवरेट बैट्समैन और फेवरेट फील्डर और फेवरेट विकेट कीपर भी, और उसके बाद का फेवरेट बॉलर, बैट्समैन, फेवरेट फील्डर और विकेट कीपर। देखिए, आपके हिसाब से मैं कौन सबसे ज़्यादा उस फेवरेट? वक्त मेरे पेपर कटिंग जब आते थे हमारे, तो मेरे हर पेज के पेपर कटिंग के साथ सर सुनील गावस्कर का फोटो अभी भी मेरे पास है। क्या बात है। मेरे फेवरेट क्रिकेटर सुनील गावस्कर ही थे, ऑल टाइम ग्रेट। देन कपिल देव, फेवरेट बॉलर। क्या बात है। एंड देन एकनाथ सोलकर, फेवरेट फील्डर। क्या बात है, ज़बरदस्त। और फेवरेट विकेट कीपर? फारूक इंजीनियर। और 90s के बाद? 90 से बहुत सारे आ गए। अभी किरण मौर्य अच्छी कीपिंग करते थे, बाद में जवाहर श्रीनाथ एक अच्छे बॉलर थे उस वक्त, जी। फास्ट बॉलर में। सो बैट्समैन, बहुत सारे बैट्समैन थे, बैट्समैन का तो मैं नाम ले, लेकिन एक है, जब गांगुली का जो एरेना आ गया तब हमारी टीम थे, उस वक्त हमारे पास अच्छे थोड़े बॉलर होते तो बहुत फ़र्क पड़ता था। मैं जो आजकल के जो बॉलर्स है फास्ट बॉलर, हमारे पास फास्ट बॉलर्स नहीं थे उस वक्त। तो गांगुली की टीम देखो आप, गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, गौतम गंभीर, ये सॉलिड स्ट्रॉन्ग टीम थी वो टाइम पे। राहुल द्रविड़ थे। राहुल द्रविड़ तो बॉल कहा जाता है इंडियन क्रिकेट के, बॉल। तो ऐसे क्रिकेटर्स थे वो टाइम पे। क्या बात है सर। कोई ऐसा मैसेज जो आप एक लाइन में सारे क्रिकेटर्स को देना चाहेंगे, अपकमिंग क्रिकेटर्स, करंट क्रिकेटर्स, जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं, उनके लिए आपका एक मैसेज क्या रहेगा? मेरा एक मैसेज यही है कि आज रोहित को जो सक्सेस मिला, उसका सबसे बड़ा कारण उसके ऊपर, अपने ऊपर होने वाला फेथ, खुद के ऊपर होने वाला फेथ। अगर आप अपने ऊपर फेथ नहीं रखोगे तो आप कभी भी क्रिकेटर बन नहीं सकोगे, कभी भी आप हाईएस्ट लेवल क्रिकेटर बन नहीं सकेंगे। क्योंकि ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर क्रिकेटर घड़ी घड़ी जाके कोच के पास जाके डिस्कस करते रहेंगे क्रिकेट के ऊपर, तो आप कभी सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा लड़का नेट्स में बैटिंग कर रहा है, 50 बॉल खेलने के बाद वो मेरे पास आता है पूछने के लिए, सर मैंने कैसे बैटिंग की जी। तो मैं उसको क्वेश्चन करता हूँ, तुझे क्या लगता है कैसे बैटिंग? बोला अच्छा किया। नहीं सर, लेकिन वो 7 बॉल मैंने ख़राब खेले। बोला 7 बॉल ख़राब खेले ना, लेकिन 43 बॉल तूने अच्छे खेले, इसका मतलब तो अच्छा है। तो मेरे पास मत आना, एज अ कोच मेरा काम है, अगर तू एक शॉट गलत खेल रहा है, घड़ी घड़ी गलत खेल रहा है, तो तुझे रेक्टिफाई करने के लिए मुझे आके तुझे समझाना है। लेकिन तू 7 बॉल, एक बॉल कवर ड्राइव करने जाता है, पॉइंट पे जाता है, या तो फाइन लेग पे जाता है, वो गलत नहीं खेला है तू, वो एक्सीडेंटली खेला हुआ है। लेकिन 43 बॉल तूने अच्छे खेले, तो अपने आप पर भरोसा रख। अगर तू अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो तुम सक्सेस मिलेगा। कोच के ऊपर डिपेंड मत रहना कभी, मैं ये एडवाइस करूँगा बच्चों को। क्या बात है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्रिकेट ग्राफ के बारे में आपका क्या कहना है? डेफिनेटली क्रिकेट ग्राफ के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि आज क्रिकेट ग्राफ के वजह से बहुत सारे क्रिकेटर लोगों को मालूम पड़ने लगे, क्योंकि हर बच्चों का सब पूरा डाटा सब क्रिकेट ग्राफ रखते हैं, यानी छोटे से लेके बड़े क्रिकेटर तक। तो मैं थैंकफुल हूँ क्रिकेट ग्राफ का कि उनके वजह से बहुत सारे क्रिकेटर लोगों को मालूम पड़ने लगे, ऐसे मैं कहूँगा। तो रियली क्रिकेट ग्राफ का मैं थैंकफुल हूँ, मैं यही कहूँगा। सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ इतना डीपली आपकी जर्नी को जान के, डीप डाइव करके, आपके एक्सपीरियंसेस को जान के, और आप ऐसे ही क्रिकेटर्स बनाते रहें, हाईएस्ट लेवल के क्रिकेटर्स देते रहें। मैं बनाते रहूँ नहीं बोलूँगा, ऐसे क्रिकेटर देते रहे बोले, बनाते नहीं, मैं बनाने वाला नहीं हूँ। मैं फिर से आपको बताऊँगा, आप ऐसे क्रिकेटर्स देते रहें एंड हर लेवल पे देते रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं सर। आपके लिए, आपके फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बिग थैंक्स टू यू फॉर योर टाइम सर।
बहुत ही ज़्यादा आपका धन्यवाद। आपने अपना इतना कीमती समय आज इस पॉडकास्ट के लिए निकाला और हमें दिया। सो थैंक यू सो मच सर।